आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान संकट यानी कि अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल हमारे बोर्ड ने हमारी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बुक के हर एक चैप्टर में कोई ना कोई एडिशनल टॉपिक ऐड किया है जिसकी हमें तैयारी करनी है और जो हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उन्हीं में से एक हमारा टॉपिक है अफगानिस्तान संकट यानी कि अफगानिस्तान क्राइसिस। और जो ये हमारा टॉपिक है ये ऐड हुआ है हमारे चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता के अंत में। ओके, और जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है दो ध्रुवीयता का अंत, इसकी हम पूरी तरह से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। सारे लेक्चर्स वगैरह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से इस पूरे चैप्टर को देखिएगा, फिर उसके बाद इसमें जो एडिशनल टॉपिक ऐड हुए हैं उनको देखिएगा। ओके, तो हमारा जो ये अफगानिस्तान संकट वाला जो ये टॉपिक है ये हमारे चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता में ऐड हुआ है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में ही इस टॉपिक को क्यों ऐड किया गया है। ओके, तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, सभी कारणों को हम बारीकी से देखेंगे। सबसे पहला कारण तो क्या है, सबसे पहला कारण ये है कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ का रिश्ता अफगानिस्तान से रहा है। 1979 में आप सभी को पता है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी। याद कीजिए, जब हम चैप्टर नंबर 2 में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक कारण ये देखा था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हुई। उसमें हमने एक कारण ये देखा था कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ का रिश्ता रहा है अफगानिस्तान से, इसलिए हम इस टॉपिक को इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दो ध्रुवीयता के अंत वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोवियत संघ से लिंक है। ओके, क्योंकि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये जो टॉपिक है ये आज करंट का टॉपिक है, ये आज करंट इशू है, वर्तमान में भी अफगानिस्तान संकट चला हुआ है। ठीक है ना, ये कोई पहले की बात, कोई हिस्ट्री की बात नहीं है, ये आज भी अफगानिस्तान संकट चला हुआ है। आज 18 अगस्त 2022 को मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज से ठीक एक साल पहले यानी कि 15 अगस्त 2021 को, ठीक है ना, 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। और एक साल पहले आपने खूब खबरें सुनी होगी, तालिबान की टीवी पर आपने खबरें सुनी होगी, न्यूज़पेपर में आपने खबरें पढ़ी होगी, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और आज भी अफगानिस्तान संकट चला हुआ है। अब क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल करंट का टॉपिक है, क्योंकि आज तक हमारा ये अफगानिस्तान संकट चला हुआ है। तालिबान ने एक साल पहले अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, फिर वहां के लोग अब तक विरोध कर रहे हैं। ठीक है ना, और आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी जर्मनी में, ठीक है ना, 1-2 महीने पहले जर्मनी में वहां के लोगों ने, अफगानिस्तान के लोगों ने जर्मनी में अपनी अंतरिम सरकार का गठन किया है और ये पहल महिलाओं द्वारा की गई है। तो किस तरह से अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ है ये बिल्कुल आज का हमारा करंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तालिबान के बारे में भी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डीपली देखेंगे कि किस तरह से तालिबान था, फिर तालिबान का किस तरह से अफगानिस्तान में आगमन हुआ, तालिबान ने किस तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया, इसका पूरा इतिहास देखेंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे, बिल्कुल पीछे से लगकर आज के वक्त में जो चीजें चल रही है। ठीक है ना, और फिर जब भी आप तालिबान से रिलेटेड कोई भी न्यूज सुनेंगे, कोई भी खबर पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ओके, ये बिल्कुल हमारे करंट का टॉपिक है। और तीसरा कारण भी इसका हो सकता है, तीसरा कारण ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ है और जब जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की पूरी राजनीति बदल गई है। ठीक है ना, जब जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया अफगानिस्तान की पूरी राजनीति बदल गई। तालिबान का शासन था, तालिबान का शासन बीच में खत्म हो गया था क्योंकि अमेरिका की वजह से। अब तालिबान का शासन दोबारा से आया है, ये भी अमेरिका की वजह से। तो किस तरह से अमेरिका ने पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा है इससे हमें पता लगेगा। ठीक है ना, आप सभी को पता है हमारा चैप्टर नंबर 2 किसके बारे में है, दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में है, यानी कि विश्व में दो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका। इनमें से सोवियत संघ खत्म हो गया और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में बचा। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि विश्व में शक्ति संतुलन बदल गया और विश्व में एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई, यानी कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन बैठा, अमेरिका का वर्चस्व इस पूरे विश्व में स्थापित हो गया। तो इस टॉपिक से हमें ये भी पता लगेगा कि किस तरह से अमेरिका दूसरे देशों पे अपना क्या कर रहा है, अपना वर्चस्व जमा रहा है, अपनी दादागिरी दिखा रहा है। अमेरिका की वजह से दूसरे देशों की राजनीति किस तरह से प्रभावित हो रही है, ये भी हमें अफगानिस्तान संकट के जरिए
जरिए पता लगेगा। ओके, तो 3 तरीके से ये हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका रिश्ता सोवियत संघ से है, ठीक है ना। सोवियत संघ ने 1979 में अपनी यहाँ पे सेना भेजी थी। शीत युद्ध से भी ये जो आपका अफगानिस्तान है ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अमेरिका से इसका रिश्ता है, अमेरिका के वर्चस्व की कहानी कहता है अफगानिस्तान संकट, और ये बिल्कुल आज का करंट का टॉपिक है, ठीक है ना। तो 3 कारणों की वजह से इस चैप्टर में इस टॉपिक को ऐड किया गया है। ओके, और ये हमारे लिए इन 3 कारणों की वजह से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ तक तो आप सभी को पता लग गया कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, ये अफगानिस्तान संकट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अब आपके बोर्ड ने जो आपके लिए पीडीएफ जारी की है उसमें इस टॉपिक का नाम है मध्य पूर्व संकट अफगानिस्तान, यानी कि मिडल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान के नाम से, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में इसको अफगानिस्तान संकट कह रहा हूँ, अफगानिस्तान क्राइसिस कह रहा हूँ, लेकिन बोर्ड का जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें इस टॉपिक का क्या नाम है, उसमें इस टॉपिक का पूरा नाम है मध्य पूर्व संकट अफगानिस्तान, यानी कि मिडल ईस्ट क्राइसिस। तो मध्य पूर्व संकट भी आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य पूर्व क्या चीज होती है, ठीक है ना। आप में से किसी ने एक दिन कमेंट करके पूछा था कि मध्य पूर्व क्या होता है, तो इसीलिए मैं आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मध्य पूर्व का यहाँ पे क्या मतलब है और अफगानिस्तान के साथ इसको क्यों लिंक करके दिखाया गया, अफगानिस्तान के साथ इसको क्यों जोड़ के दिखाया गया। ओके, तो मध्य पूर्व को समझने के लिए हमें विश्व के मानचित्र पर जाना होगा, वर्ल्ड के मैप पर हम पहुंच गए और यहाँ से हम समझते हैं कि मध्य पूर्व क्या है। देखिए, मध्य पूर्व कुछ भी नहीं है। मध्य पूर्व सिर्फ और सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल टर्म है, यानी कि एक भू राजनीतिक एक पारिभाषिक शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र को दर्शाता है, एक रीजन को दर्शाता है, ठीक है ना। एक क्षेत्र को इंगित करने के लिए हम मिडल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको मैं आपको पूरी डीपली से इसके इतिहास के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये आपके सामने पूरा विश्व का मानचित्र है और अगर मैं आपको कहूं कि आपको इस विश्व के मानचित्र को 2 भागों में तोड़ना है, लेफ्ट और राइट, तो हम इस मानचित्र के बीचों बीच क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। ये हमने अपने मानचित्र को 2 भागों में तोड़ लिया, लेफ्ट और राइट। ये वाला हिस्सा हमारा राइट है और ये वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट है, ठीक है ना। ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो आप देखिए इनकी दिशा कौन सी होगी। जो हमारा राइट वाला हिस्सा है, जो हमारा राइट वाला हिस्सा है, इसकी दिशा कौन सी है, इसकी दिशा है पूर्व। और जो हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा है उसकी दिशा कौन सी है, उसकी दिशा है पश्चिम, ठीक है ना। उसकी दिशा कौन सी है, पश्चिम, यानी कि ये हमारा पश्चिम हो गया, यानी कि हमारा वेस्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, यानी कि हमारा पूर्व हो गया, ठीक है ना। ये हमारी पूर्वी दिशा में। तो इस तरफ जो देश स्थित होंगे, ठीक है ना, इस तरफ यानी कि आपके राइट साइड जो देश स्थित होंगे वो पूर्वी देश कहलाएंगे, और आपके जो पश्चिम में देश स्थित होंगे यानी कि लेफ्ट साइड जो देश होंगे वो पश्चिम देश कहलाएंगे, पश्चिमी देश कहलाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको इतिहास के साथ लिंक करके बताता हूँ, हिस्ट्री के साथ आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। ये बात तो आप सभी को पता होगी कि यूरोप के लोगों ने ही, यूरोप के देशों ने ही सबसे पहले विश्व में नेविगेशन स्टार्ट की थी। अगर आपने क्लास 11th में हिस्ट्री ले रखी है तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। उसमें स्पेशल एक चैप्टर आता था कि किस तरह से रेनेसां के वक्त, पुनर्जागरण के वक्त यूरोप के लोगों में एक चाह उठी, एक आकांक्षा उठी कि क्यों ना हम अलग अलग विश्व के भागों पे जाएं और नए नए देशों की खोज करें। और इसी के कारण आप सभी को आपको पता है कि 1494 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो इस तरह से यूरोप के जो देश थे, यूरोप के जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, अलग अलग देशों की खोज कर रहे थे, अलग अलग भागों में जा रहे थे, ठीक है ना। और उसी तरह से सबसे पहले ये अभियान पुर्तगाल ने लॉन्च किया। पुर्तगाली ही लोगों ने सबसे पहले विश्व के अलग अलग भागों की खोज करना स्टार्ट की, और वास्को डी गामा भी एक तरह से पुर्तगाली थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये यूरोप दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपका यूरोप दिख रहा है। और इस तरफ ये जो आपको रशिया दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा एशिया, आप सभी को पता है। ये हमारा यूरोप है और ये हमारा एशिया है। तो यूरोप यहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपको आपका पुर्तगाल दिखेगा। तो यहाँ से वास्को डी गामा ने क्या की थी, अपनी यात्रा शुरू की थी, और फिर इस तरह से वो भारत में कालीकट पहुंचा था। ओके, वास्को डी गामा यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या होगा, वास्को डी गामा यहाँ पे पहुंच गया तो वास्को डी गामा कभी ना कभी तो अपने देश वापस जाएगा, पुर्तगाल जाएगा। आपको एक बात बता दूं कि जो वास्को डी गामा था वो 7 बार भारत आया और 7 बार वापस पुर्तगाल गया। तो इस तरह से जब आपका जो वास्को डी गामा है वो भारत पहुंचा और भारत पहुंच के वापस अपने देश पहुंचा पुर्तगाल, तो वहां जब
लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ गए थे, तो वास्को डी गामा ने बताया कि मैं भारत गया था। तो लोगों ने पूछा कि भारत कहाँ पड़ता है, कौन सी दिशा में पड़ता है, तो आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि यूरोप से भारत कौन कौन सी दिशा में पड़ेगा। यूरोप से जो भारत है वो कौन सी दिशा में पड़ेगा। यूरोप से जो भारत है वो आप सभी को पता है आपके राइट हैंड साइड है, यानी कि आपके पूर्वी दिशा में आपका भारत पड़ेगा, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा ने क्या जवाब दिया, वास्को डी गामा ने जवाब दिया कि भारत जो है वो कौन से इलाके में है, वो पूर्वी इलाके में है। तो मैं कहाँ गया था, मैं पूर्व गया था, मैं पूर्व की तरफ गया था, ठीक है ना। तो यूरोप से भारत किस तरफ पड़ा, एशिया किस तरफ पड़ा, यूरोप से एशिया किस तरफ पड़ा, पूर्व की तरफ पड़ा, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ पड़ा। और अगर हम बात करें कि एशिया से यूरोप किस तरफ पड़ा, या फिर कह लीजिए भारत से यूरोप किस तरफ पड़ा, वो पश्चिम की तरफ पड़ा, वो वेस्ट की तरफ पड़ा। आपने एक टर्म सुनी होगी, एक शब्द सुना होगा, पश्चिमीकरण, ठीक है ना। पश्चिमी होगी कि भारत के लोग पश्चिम की नकल कर रहे हैं। पश्चिम की नकल करने का मतलब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की नकल करना, क्योंकि ये जो यूरोप और अमेरिका ये हमसे पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है ना। और अगर यूरोप वालों को कहना है कि वो भारत जैसे देशों की नकल कर रहे हैं, तो यूरोप वाले क्या कहेंगे, हम ईस्ट की नकल कर रहे हैं, यानी कि हम पूर्व की नकल कर रहे हैं। तो इस तरह से यूरोप से एशिया किस तरफ पड़ा, ईस्ट की तरफ पड़ा, और एशिया से यूरोप किस तरफ पड़ा, वेस्ट की तरफ पड़ा। यूरोप से एशिया पूर्व की तरफ, एशिया से यूरोप पश्चिम की तरफ, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर। जब भी ईस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, पूर्वी शब्द का प्रयोग किया जाता है पॉलिटिकल में, तो वो उसका मेनली हम प्रयोग करते हैं एशिया के लिए, ठीक है ना। वैसे तो अगर हम बात करें जियोग्राफी के हिसाब से, अगर हम बात करें तो आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। तो एक तरह से यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है, जहाँ पे अभी मैंने रेड लाइन खींची है। तो इससे इस तरफ यानी कि एशिया भी पूर्वी दिशा में आ गया, एशिया भी, और आपका यूरोप भी, अफ्रीका, एशिया, यूरोप एक तरह से पूर्वी दिशा में आता है, अगर हम पूरी एग्जैक्ट जियोग्राफी के रूप से देखें। लेकिन हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में और आपके सोशियोलॉजी में जब भी हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि पूर्व का प्रयोग करते हैं, तो पूर्व से हमारा मतलब होता है एशिया, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप जो हमारा है, या इस तरफ ये रूस हो गया, ठीक है ना, इस तरफ ये हमारा सारा एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप को हम एक शब्द से यूज करते हैं, पूर्व यानी कि ईस्ट। और ये शब्द सबसे पहले यूरोपियंस लोगों ने दिया था, ठीक है ना, यूरोपियंस लोगों ने दिया था, यूरोप के लोगों ने दिया था, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस तरफ आना शुरू किया, और उनके देश से, उनकी जगह से एशिया किस तरफ पड़ता है, एशिया पड़ता है आपके पूर्व की तरफ, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ पड़ता है। तो इसलिए हम पूरे एशिया के लिए एक तरह से पूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं, ईस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आपको बातें क्लियर। अब इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आप यूरोप को सेंटर मानिए, यूरोप को केंद्र मानिए। यूरोप के बिल्कुल पास का जो एरिया है, यूरोप के बिल्कुल पास का एरिया जो है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नियर ईस्ट। इसको हम क्या कहेंगे, नियर ईस्ट, यानी कि पास का पूर्व, पास का पूर्व। आप एक तरह से यूरोपीय लोगों के दृष्टिकोण से देखिए, यूरोपीय लोगों के दृष्टिकोण से देखिए कि यूरोप के बिल्कुल पास जो एशिया का हिस्सा है, उसको हम क्या कहेंगे, नियर ईस्ट, यानी कि पास का पूर्व। अब यूरोप से थोड़ी सी दूर जो एशिया का हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिडल ईस्ट, यानी कि बीच का पूर्व। और बिल्कुल दूर जो है, जैसे इसमें आपका चाइना आ जाता है, इंडिया, वियतनाम, ये वाले देश आ जाते हैं, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फार ईस्ट, बिल्कुल दूर का पूर्व, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एशिया को भी 3 भागों में बांट सकते हैं यूरोपीय लोगों के दृष्टिकोण से, कि यूरोप के बिल्कुल पास का हिस्सा, ठीक है ना, और एक बिल्कुल दूर का हिस्सा, और इनके बीच में जो रह गया वो बीच का हिस्सा। तो इस तरह से नियर ईस्ट, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट यानी कि पास का पूर्व, बीच का पूर्व यानी कि मध्य पूर्व, और बिल्कुल दूर का पूर्व, सुदूर पूर्व, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यूरोप के लोगों के दृष्टिकोण से एशिया को इन 3 भागों में बांट दिया। तो हमारा जो अफगानिस्तान है, वो एक तरह से मध्य पूर्व में आता है। अगर हम नियर ईस्ट की बात करें, यानी कि पास के पूर्व की बात करें, तो इसमें हम ये टर्की वगैरह को ले लेते हैं, ठीक है ना, और सऊदी अरब को भी हम ले लेते हैं, ओके। और अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें, तो इसमें हम ईरान,
ईरान, इराक, अफगानिस्तान को ले लेते हैं। और अगर हम फार ईस्ट की बात करें यानी कि सुदूर पूर्व की बात करें तो इसमें हम चीन, मंगोलिया, रशिया के भाग को, भारत के भाग को भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हम एशिया को इन 3 भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पे आपको मैप दिया गया है मिडल ईस्ट का। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें फार ईस्ट में कौन से देश हैं, नियर ईस्ट में कौन से देश हैं, मिडल ईस्ट में कौन से देश हैं, ठीक है ना, पास के पूर्व में, बीच के पूर्व में और दूर के पूर्व में कौन कौन से देश हैं, तो अलग अलग स्रोत के अनुसार, अलग अलग किताबों के अनुसार, अलग अलग वेबसाइट के अनुसार सारे देश आपको एक दूसरे से अलग मिलेंगे। सऊदी अरब को कोई नियर ईस्ट में बताएगा तो कोई मिडल ईस्ट में बताएगा, ठीक है ना। इसी तरह अफगानिस्तान को भी कोई तो मिडल ईस्ट में बताएगा, कोई नियर ईस्ट में बताएगा, कोई फार ईस्ट में बताएगा। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अफगानिस्तान को हम मध्य पूर्व में ही मान के चलेंगे, जैसा हमारे बोर्ड ने लिख रखा है, मध्य पूर्व संकट। ओके, तो एक तरह से जो हमारा अफगानिस्तान है वो किस इलाके में आया, वो हमारा मध्य पूर्व में आया, ठीक है ना। ये मिडल ईस्ट का मैप आपको दिया गया है, britannica.com से ये मैप मैंने आपके लिए उठाया है। विकिपीडिया में अलग मैप दे रखा है, दूसरी वेबसाइट में अलग मैप दे रखा है, बुक्स में भी देशों के नाम अलग अलग दे रखे हैं। मिडल ईस्ट में एक देश कम है, किसी में ज्यादा है, तो इस तरह से अलग अलग स्रोतों के अनुसार अलग अलग चीजें हैं। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि अफगानिस्तान आपके मध्य पूर्व में आता है, ईरान, इराक भी आपके मध्य पूर्व में आ जाते हैं, ठीक है ना। और अगर हम वैसे देखें, ये तो हमने यूरोपियन लोगों के दृष्टिकोण से देखा, यूरोपीय लोगों के नजरिए से देखा, लेकिन अगर हम वैसे देखें एशिया के हिसाब से, तो जो आपका अफगानिस्तान है वो आपके पश्चिमी एशिया में आता है, ठीक है ना। तो आप में से किसी एक ने कमेंट की थी कि अफगानिस्तान तो पश्चिमी एशिया का हिस्सा है, तो हम इसको मध्य पूर्व क्यों लिख रहे हैं, तो मध्य पूर्व हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सबसे पहले एशिया की खोज यूरोपियन लोगों ने शुरू की थी और उन्होंने अपने नाम से ही, अपने हिसाब से ही एशिया को नाम दे दिया पूर्व का। फिर पूर्व को भी 3 भागों में बांट लिया, अपने पास का, फिर बीच का और फिर सबसे दूर का। तो अफगानिस्तान को हम मिडल ईस्ट का हिस्सा मानते हैं, मध्य पूर्व का हिस्सा मानते हैं। वैसे जो आपका अफगानिस्तान है वो पश्चिमी एशिया का हिस्सा है, ठीक है ना। वो किसका हिस्सा है, वो पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। क्लियर, यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि हम क्यों अफगानिस्तान संकट को पढ़ रहे हैं और अफगानिस्तान संकट के साथ मध्य पूर्व संकट क्यों लिख रखा है, मध्य पूर्व से हमारा क्या मतलब है, ठीक है ना। आप इस सारी चीज को बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे, पूरे मैप के जरिए मैंने आपको क्लियर समझाया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इसी से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, अफगानिस्तान संकट को पढ़ने से पहले अफगानिस्तान का एक परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले है अफगानिस्तान मध्य पूर्व या फिर कह लीजिए मध्य एशिया में स्थित चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश। अब देखें, यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे मध्य पूर्व लिखा गया, चलिए मध्य पूर्व का तो हिस्सा है ही अफगानिस्तान, फिर लिखा गया मध्य एशिया का हिस्सा है। अभी मैंने आपको बताया कि ये तो पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। तो इसमें भी अलग अलग स्रोतों के अनुसार अलग अलग डाटा प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ कहते हैं कि पश्चिमी एशिया का हिस्सा है, कुछ कहते हैं कि मध्य एशिया का हिस्सा है। अगर आप मैप में देखेंगे आपको दोनों में लगेगा, ये बीच में भी लगेगा, पश्चिम की तरफ भी लगेगा, ठीक है ना। और कुछ कहते हैं कि दक्षिण एशिया का हिस्सा है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे उसमें आपको सार्क के नाम से संगठन मिलेगा और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है, यानी कि दक्षिण एशिया के संगठन का हिस्सा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का भी हिस्सा है। तो इस तरह से अलग अलग स्रोतों के अनुसार अलग अलग बातें हैं। अफगानिस्तान को आप मध्य एशिया का भी हिस्सा मान सकते हैं, दक्षिण एशिया का भी हिस्सा मान सकते हैं और पश्चिमी एशिया का भी हिस्सा मान सकते हैं, ठीक है ना। मध्य पूर्व का तो हिस्सा है ही, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अफगानिस्तान मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया या फिर कह लीजिए मध्य पूर्व में स्थित एक देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है ना। इसमें कहीं भी समुद्र के तट नहीं लगते, ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये मैप दिख रहा है, ठीक है ना। ये जियोग्राफिकल मैप अफगानिस्तान का, ये जो है ये आपका अफगानिस्तान और यहाँ पे चारों तरफ आपको भूमि दिख रही है, ठीक है ना। भूमि में भी ये ज्यादातर पहाड़ों से घिरा हुआ है। आगे आपको पॉइंट आएगा कि इसका अधिकतर भाग पर्वतीय है, यानी कि यहाँ पे अधिक से अधिक पर्वत है। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, भारत से ऊपर, आप सभी को पता है कि हिमालय पर्वत आ जाते हैं, ठीक है ना। और वहीं से आपका अफगानिस्तान है, इसमें जो ये पामीर की ग्रंथि है, हिंदू कुश, ये वाली श्रेणी आ जाती है आपके अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान का अधिकतर भाग पर्वतीय है और केवल 12% भूमि ही कृषि योग्य है, ठीक है ना। अगर हम पूरे अफगानिस्तान का एरिया लें और उसमें से केवल और केवल 12% भूमि ही कृषि योग्य है, केवल और केवल 12% भूमि पर ही कृषि की जा सकती
तो यहाँ पे आपको जो ये ग्रीन एरिया दिख रहा है, यही भाग कृषि योग्य है। बाकी का सारा भाग अफगानिस्तान का क्या है, पर्वतीय यानी कि पहाड़ ही पहाड़ है। ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करने वाली सीमा का नाम दुरंड लाइन है, ठीक है ना। यानी कि भारत और आपके अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने दुरंड लाइन नाम दिया। जरा इस मैप में आप देखिए, यहाँ पे आपको हमारा भारत दिख रहा है, ये आपका पाकिस्तान है। ब्रिटिश इंडिया कहने का मतलब भारत और पाकिस्तान एक है। तो यानी कि इस ये जो सीमा है पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने दुरंड लाइन कहा, ठीक है ना। और आपको एक बात और बता दूं कि भारत के जम्मू कश्मीर के साथ भी, भारत के जम्मू कश्मीर के साथ भी अफगानिस्तान की छोटी सी सीमा लगती है, सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर की। यहाँ पे आप देखिए, ये जो छोटा सा भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसको भारत की सीमा के साथ दिखाया गया, ठीक है ना। तो भारत और अफगानिस्तान की भी सीमा लगती है 106 किलोमीटर की। और भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो पूरी सीमा है, इसको हमने क्या नाम दिया, इस पूरी सीमा को हमने दुरंड लाइन दिया है। और इस ये दुरंड लाइन भारत के साथ भी टच होती है 106 किलोमीटर, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करके, ठीक है ना, कश्मीर पर हमला करके कश्मीर, आधे कश्मीर को अपने अंदर ले लिया था, ये जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, यहाँ पे आपको जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ठीक है ना, अब ये पाकिस्तान के अंदर आ गई। अब पाकिस्तान के अंदर आने के बाद जो अफगानिस्तान के साथ छोटी सी सीमा हमारी लगती थी, वो भी खत्म हो गई, ठीक है ना। वैसे लगती है, अगर हम ऑफिशियली देखें, इंडिया के हिसाब से लगती है, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं लगती, क्योंकि ये जो एरिया है ये विवादित एरिया, इंडिया कहता है कि ये कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान कहता है कि ये कश्मीर मेरा है। तो ये जो एरिया ये विवादित है। अब चूंकि हम इंडियंस हैं, भारत में रहते हैं, तो जैसा भारत की सरकार कहेगी वैसा हम कहेंगे। भारत की सरकार कहती है कि ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारतीय ही कश्मीर है, भारत का ही हिस्सा है। तो इस हिसाब से हमारी अफगानिस्तान के साथ भी 106 किलोमीटर की सीमा लगेगी। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये फिर भी विवादित है। अगर ये पाकिस्तान का है तो फिर हमारी नहीं लगेगी, अगर हमारा है तो हमारी लगेगी। ओके, क्लियर यहाँ तक। देखिए यहाँ पे आपको आगे क्लियर कर दिया गया है, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, ठीक है ना। भारत की पाक अधिकृत कश्मीर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है, ये दुरंड लाइन है, ये तो पहले ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करती थी, अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है ना। अगर हम भारत के साथ सीमा की बात करें तो पाक अधिकृत कश्मीर के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है, और जो 106 किलोमीटर लंबी है। अफगानिस्तान में 4 प्रमुख समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है ना, 4 प्रमुख समुदाय के वहां पे लोग रहते हैं। वहां पे तजिक लोग रहते हैं, ओके, पश्तून लोग रहते हैं, उज़्बेक लोग रहते हैं, और हजारा लोग रहते हैं, ठीक है ना। ये 4 जाति के 4 समुदाय के वहां पे अफगानिस्तान में लोग आपके रहते हैं। तो चलिए, ये अब शुरू होता है हमारा अफगानिस्तान संकट। अफगानिस्तान संकट में हम मेनली 3 चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम सोवियत अफगान युद्ध देखेंगे, सोवियत संघ और अफगानिस्तान के मध्य जो युद्ध चला, ओके, 1979 से 1989 के बीच में। फिर हम देखेंगे अफगानिस्तान का गृह युद्ध की, वहां पे जो वहां के ही लोग हैं किस तरह से सत्ता के लिए लड़ रहे थे, ठीक है ना, उसमें तालिबान का उदय होता है। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका ने हस्तक्षेप किया आपके अफगानिस्तान में। क्लियर यहाँ तक। अब चलिए देखते हैं सोवियत अफगान युद्ध। सोवियत अफगान युद्ध की एक तरह से पहले आपको पृष्ठभूमि क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, तब आपको चीजें क्लियर समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि 1973 से 1978 तक अफगानिस्तान में दाऊद खान की सरकार काम कर रही थी। यानी कि 1973 में अगर हम जाते हैं और वहां से लेकर 1978 तक वहां पे दाऊद खान की सरकार थी, यानी कि दाऊद खान राष्ट्रपति थे। फिर क्या होता है 1978 में पीडीपीए, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने दाऊद खान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, मौजूदा सरकार का तख्ता पलट कर दिया, ठीक है ना। 1973 से 1978 तक, 1973 से 1978 तक दाऊद खान राष्ट्रपति थे। लेकिन 1978 में ही, 1978 में ही क्या होता है, पीडीपीए नाम की पार्टी, यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, ये पार्टी क्या कर देती है, ये दाऊद खान का तख्ता पलट कर देती है। यानी कि दाऊद खान अब सत्ता में नहीं रहे। सरकार किसकी बनी है, सरकार बनी है पीडीपीए पार्टी की। अब जो ये पीडीपीए पार्टी है, यह एक साम्यवादी सरकार थी जिसे सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, ठीक है ना। पीडीपीए कौन सी विचारधारा को मानती है, पीडीपीए साम्यवाद को मानती है। ये एक साम्यवादी सरकार थी। दाऊद खान की सरकार
दाऊद खान की सरकार आधुनिकीकरण के प्रयास कर रही थी अमेरिका के प्रभाव में, और इसके बाद आई पीडीपीए पार्टी की सरकार ने सारी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था यानी कि समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला। अब देखिए यहाँ पे आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अभी तक सोवियत संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है, अभी तक सोवियत संघ का कोई मामला नहीं आया है। अभी तो क्या है, सबसे पहले दाऊद खान की सरकार थी, ठीक है ना, 1978 तक दाऊद खान की सरकार रही। लेकिन 1978 में अफगानिस्तान में एक पार्टी थी पीडीपीए, ठीक है ना, अफगानिस्तान में एक साम्यवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टी है पीडीपीए। उसने क्या कर दिया, दाऊद खान का तख्ता पलट कर दिया, ठीक है ना, यानी कि अब दाऊद खान की सरकार गिर गई, अब पीडीपीए पार्टी की सरकार आ गई। अब पीडीपीए पार्टी मानती थी साम्यवादी विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को, ठीक है ना, और जो आपका दाऊद खान था वो आधुनिकीकरण के प्रयास कर रहा था, यानी कि वो अमेरिका के प्रभाव में पूंजीवादी व्यवस्था को मानता था, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे वही विचारधारा वाली लड़ाई आ गई है, शीत युद्ध वाली लड़ाई आ गई है, ठीक है ना। दाऊद खान था, दाऊद खान जब तक सत्ता में था अमेरिका को मजा आ रहा था कि भी अफगानिस्तान तो पूंजीवाद को मानता है, अमेरिका के प्रभाव में है, ठीक है ना। अफगानिस्तान में पूंजीवादी व्यवस्था होने से अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। सोवियत संघ अंदर ही अंदर घुल रहा था, सोवियत संघ को ये था अरे अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान में तो पूंजीवादी व्यवस्था, अगर समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था होती तो मुझे मजा आता। तो फिर क्या होता है, 1978 में पीडीपी आ जाती है, यानी कि अब अफगानिस्तान में साम्यवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है। पीडीपी पार्टी की सरकार आने की वजह से पीडीपी पार्टी ने सारी व्यवस्था को समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाल दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे अमेरिका तो नाखुश हो गया और आपका सोवियत संघ खुश हो गया। सोवियत संघ ने सोचा कि अरे अब अफगानिस्तान में साम्यवादी सरकार आ गई है, यानी कि मेरी जीत हो चुकी है। सोवियत संघ खुश था, अमेरिका नाराज था, ठीक है ना। अभी ये तो अंदर ही अंदर इनकी बातें चल रही हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ है, दाऊद खान हटा है, पीडीपीए पार्टी की सरकार आई है, और पीडीपीए पार्टी को सोवियत संघ ने समर्थन दे दिया है कि भी अच्छा है, आप अपनी सरकार बनाओ, अगर कोई जरूरत हो तो हमें कह देना, ठीक है ना। एक दोस्ती सी कर ली सोवियत संघ ने और अफगानिस्तान की पीडीपीए पार्टी की सरकार ने। क्लियर यहाँ तक। साम्यवादी सरकार के खिलाफ लोगों में रोष था, यानी कि अब ये जो पीडीपीए पार्टी की सरकार आती है इसके खिलाफ लोग विरोध कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे लोगों का। पीडीपीए पार्टी की सरकार यानी कि साम्यवादी सरकार के प्रति रोष था। रोष क्यों था, क्योंकि समाजवादी प्रणाली के आधार पर भूमि सुधार के प्रयास किए गए, जिसमें लोगों से जमीनें लेकर सरकार के अधीन कर दी गई। अब आप सभी को पता है कि समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी व्यवस्था में देश में जितने भी संसाधन होते हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होते, वो बल्कि सरकार के हाथ में होते हैं। सरकार के हाथ में होने का मतलब कि सरकार उनको बराबर बराबर सभी में बांट देगी। और भूमि के सामूहिकीकरण के बारे में मैंने आपको बताया कि समाजवादी व्यवस्था में लोगों से भूमि ले ली जाती है, सरकार उसको अपने अंदर कर लेती है, सारी की सारी भूमि सरकार की हो जाती है। फिर उस भूमि पर मान लीजिए कोई गांव है, गांव में पूरी की पूरी भूमि पर गांव के सारे लोग एक साथ काम करेंगे, ठीक है ना। कोई जमीन किसी की नहीं होगी, ये सारी की सारी जमीन सरकार की होगी, लोग उस पर काम करेंगे, उससे जो आमदनी होगी वो लोगों के बीच में बांट दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई थी अफगानिस्तान में भी, ठीक है ना। लोगों से भूमि ले ली गई, सरकार ने भूमि को अपने पास रख लिया, लोग सिर्फ और सिर्फ उस पर काम कर रहे थे। अब लोग इससे नाराज थे। देखिए सोवियत संघ में जब समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था लाई गई तब ये लोगों की मर्जी थी, क्योंकि किसान और मजदूर उससे नाराज हो चुके थे, ठीक है ना। किसान और मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था से नाराज हो चुके थे, बिल्कुल पीड़ित थे एक तरीके से। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में लोगों को पूंजीवादी व्यवस्था से कोई भी दिक्कत नहीं थी, लोग अपना जीवन अच्छी तरीके से जी रहे थे। बल्कि जो दाऊद खान की सरकार थी वो आधुनिकीकरण के प्रयास कर रही थी, यानी कि वहां पे विज्ञान आ रहा था, प्रौद्योगिकी आ रही थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान में लाई जा रही थी, लोगों को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब पीडीपीए की सरकार आ जाती है, पीडीपीए की सरकार साम्यवादी विचारधारा को मानती है, तो वहां पे अफगानिस्तान में भूमि सुधार के कानून लागू किए जाते हैं, और जो लोगों के पास जमीन थी उसको सरकार अपने अधीन कर लेती है और लोगों को सामूहिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि अब जो भूमि थी वो सरकार ने अपने अधीन ले ली और वही भूमि का सामूहिकीकरण कर दिया गया, जैसा कि सोवियत संघ में कर दिया गया था। बिल्कुल सोवियत संघ की व्यवस्था के तर्ज पर ही अफगानिस्तान की व्यवस्था को ढाला गया। क्लियर यहाँ तक। अब लोगों को ये एकदम से बुरा लगा कि उनकी भूमि को एकदम से सरकार ने अपने अधीन कर लिया और फिर सरकार अपने अनुसार लोगों को काम करवा रही है, ठीक है ना। और सभी लोगों को एक ही भूमि पर काम करना पड़ रहा है, जो गांव की सारी जमीन है
वो अब एक हो चुके हैं, सभी लोगों को एक साथ काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो इनकम आएगी उस भूमि से, जो आय आएगी उस भूमि से, वो सभी लोगों में बराबर बांट दी जाएगी। उसमें से कुछ काम चोरी करेंगे, कुछ काम करेंगे। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान के लोग पीडीपीए की सरकार से बिल्कुल नाखुश हो तो इस प्रकार से अफगानिस्तान के लोग पीडीपीए सरकार से बिल्कुल नाखुश हो गए। और इसके बाद जो दूसरा कारण था लोगों के आक्रोश का, लोगों के विरोध का, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था कि साम्यवादी सरकार ईश्वर के अस्तित्व को नकारती थी, परंतु अफगानिस्तान में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण सरकार और लोगों में तालमेल नहीं बना। तो लोगों की नाखुशी का एक कारण तो यही था कि वहां पे भूमि को सरकार ने अपने अधीन ले लिया था और फिर लोगों को वहां से वो काम करवा रही थी, ठीक है ना। भूमि सुधार का कानून जो था वो लोगों की नाखुशी का कारण था। ये चीज भी कहीं तक चल सकती थी, लोग इसको लेके चल सकते थे, लेकिन इससे भी बड़ा कारण जो लोगों की नाखुशी का बना वो ये था कि साम्यवादी सरकार नास्तिक थी, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को नकारती थी। साम्यवादी सरकार कहती थी कि कोई ईश्वर नहीं होता, कोई राम नहीं होता, कोई कृष्ण नहीं होता, ठीक है ना, कोई अल्लाह नहीं होता, कोई खुदा नहीं होता, ठीक है ना। साम्यवादी सरकार ये कह रही थी, लेकिन आप सभी को पता है अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो सभी लोग मुस्लिम हैं। अभी हमने 4 समुदाय के बारे में पढ़ा और ये चारों के चारों समुदाय क्या है, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए। तो इस सेकंड पॉइंट में यही बताया गया है कि जो साम्यवादी सरकार थी, पीडीपीए की सरकार थी, वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारती थी, यानी कि वो कहती थी कि ईश्वर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो नास्तिक थी पूरी तरह से। अगर आप में से किसी को कार्ल मार्क्स के बारे में पता हो तो आप सभी को पता होगा कि जो कार्ल मार्क्स है वो नास्तिक थे, यानी कि वो ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारते थे। वो कहते थे कि ईश्वर जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं, जो चीज है वो अभी यहीं इसी धरती पर है, ठीक है ना। तो कार्ल मार्क्स के ही विचारों से ये कम्युनिज्म की विचारधारा निकली है। कम्युनिस्ट यानी कि ये साम्यवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स से ही निकली है। तो जो साम्यवादी विचारधारा के लोग होते हैं वो ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारते हैं। आप अपनी बुक का एक बार पेज नंबर 20 निकालिए। तो पेज नंबर 20 में सबसे ऊपर आपको एक ऑरेंज से बॉक्स में कुछ अक्षर एक पैराग्राफ दिखेगा, उसको हम पढ़ते हैं, फिर आपको ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकारी मॉस्को से रवाना हुआ और सामूहिक खेती के एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा, ठीक है ना। आप समझ गए कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकारी है, वो मॉस्को से रवाना हुआ, यानी कि सोवियत संघ की राजधानी कहाँ थी, वो मॉस्को थी, सोवियत संघ की राजधानी, यानी कि वो अपने ऑफिस से चलता है और एक सामूहिक खेती के फार्म पर जाता है। सामूहिक जो अभी हमने पढ़ी है कि भूमि का सामूहिकीकरण कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो गांव की भूमि होती है उस पर सभी लोग मिलकर पैदावार करते हैं। तो वहां पे जब वो अधिकारी पहुंचा, आलू के फार्म पर वो पहुंचा था, यानी कि उस जमीन पर आलू की खेती की गई थी, वो सामूहिक खेती का फार्म था। और वहां पे आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए जब वो पहुंचा तो उसने पूछा, किसान साथी इस साल की पैदावार कैसी रही, ठीक है ना। अधिकारी ने पूछा किसान से कि किसान इस साल की जो पैदावार है आलू की वो कैसी रही। तो किसान ने कहा कि ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए। तो किसान ने कहा कि ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए, ठीक है ना। फिर अधिकारी क्या कहता है, लेकिन ईश्वर तो होता ही नहीं, अधिकारी ने कहा। फिर किसान क्या कहता है, तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते। तो यहाँ पे आपको ये बात जानने को मिली है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा थी, यानी कि जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को मानते, कम्युनिज्म को मानते हैं, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद और साम्यवाद को जो लोग मानते हैं, वो ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जब अधिकारी ने पूछा किसान से कि पैदावार कैसी हुई, तो किसान ने कहा कि ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए। लेकिन अधिकारी ने उसकी बात काटी और कहा कि ईश्वर तो होता ही नहीं, तो ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ कैसे हो गए। तो किसान ने भी जवाब दे दिया तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे आप किसी भी देश में चली जाइए, किसी भी क्षेत्र में चली जाइए, वहां पे जो लोग हैं वो ईश्वर के अस्तित्व को तो मानते ही मानते हैं, ठीक है ना। वहां पे जो लोग होते हैं वो ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही मानते हैं। कोई उसको खुदा कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, तो कोई कृष्ण कहता है, ठीक है ना, कोई उसको क्राइस्ट कहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम है, यानी कि लोगों का भगवान में तो विश्वास होता है। लेकिन जब ये पूरे विश्व में कम्युनिज्म की विचारधारा फैल रही थी, समाजवाद की विचारधारा फैल रही थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, जिसकी वजह से कम्युनिज्म का और लोगों के बीच में तालमेल नहीं बन पाता था, ठीक है ना। यहाँ पे सोवियत संघ में इतने सालों तक, 70 सालों तक ये व्यवस्था इसलिए चल पाई क्योंकि वहां पे लोग पूंजीवादी व्यवस्था से तंग आ चुके थे और ये लोगों की ही मर्जी थी, ये लोगों की ही मर्जी थी कि इस तरह की वहां पे समाजवादी व्यवस्था लाई जाए कि जहां पे सभी लोग समान हो, ठीक है ना। कोई एक बहुत बड़ा जमींदार या फिर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति ना हो, सभी लोग समान हो, ये लोगों की मर्जी थी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी विचारधारा को ज्यादा थोपना चाहा तो आप सभी को पता है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो सेम केस अफगानिस्तान में भी होता है।
अफगानिस्तान में पीडीपीए की सरकार बनती है, वो साम्यवादी होती है, यानी कि कम्युनिज्म को मानती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो भूमि सुधार के भी कानून लागू करती है, भूमि का सामूहिकीकरण कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। और सबसे बड़ा नाराजगी का जो कारण था लोगों का, वो ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी कहती थी, पीडीपीए कहती थी कि ईश्वर होता नहीं, जबकि आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, वो अल्लाह को मानते, वो खुदा को मानते, जिसकी वजह से लोगों का और पीडीपीए के बीच में जो तालमेल था वो गड़बड़ा गया, तालमेल बन ही नहीं पाया। तो इस वजह से जो लोग थे वो पीडीपीए का विरोध कर रहे थे। यहां तक आपको कहानी क्लियर? इसलिए जिहाद यानी कि धर्म, जिहाद आप सभी को पता है, धर्म, मुस्लिम में धर्म को जिहाद कहते हैं, ठीक है ना, इस्लाम की जो लैंग्वेज होती है अरबी में, उस धर्म को जिहाद कहा जाता है। इसलिए जिहाद की रक्षा के लिए मुजाहिदीन लड़ाके शहरी तथा ग्रामीण दोनों प्रकार के परिवेशों से सरकार को उखाड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। तो अब क्या होता है कि जैसे पीडीपीए की सरकार बनती है, ठीक है ना, पीडीपीए की सरकार कब बन जाती है? पीडीपीए की सरकार 1978 में बन जाती है। तो उसके बाद जब वो अलग अलग तरह के सुधार लाती है, सोवियत संघ की प्रणाली पर पूरी अफगानिस्तान की व्यवस्था को ढालने की कोशिश करते हैं, तो लोग विरोध करते हैं। तो इसलिए लोगों के विरोध के बाद जिहाद की रक्षा के लिए, जिहाद की रक्षा के लिए लोगों का एक ग्रुप बनता है, ठीक है ना, लोगों का एक समूह बनता है, जिसको मुजाहिदीन कहा गया। जिहाद क्या होता है? जिहाद होता है धर्म, और मुजाहिदीन का मतलब क्या होता है? मुजाहिदीन का मतलब होता है कि वो लोग जो धर्म की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म की रक्षा करने वालों का एक समुदाय बना, एक समूह बना, जिसको मुजाहिदीन कहा गया, ठीक है ना। मुजाहिदीन अब पूरे सोवियत अफगान युद्ध में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो सोवियत अफगान युद्ध होता है वो मुजाहिदीन और सोवियत सेना के बीच में ही होता है। तो इस तरह से मुजाहिदीन का मतलब क्या हुआ कि वो लोग जो पीडीपीए के विरोध में खड़े हुए थे, जो जिहाद की रक्षा के लिए खड़े हुए थे, जो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए थे, ठीक है ना। और ये जो लोग थे वो शहरी और ग्रामीण दोनों परिवेशों से आए थे, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी। शहरी लोग भी मुजाहिदीन में ज्वाइन हुए थे और ग्रामीण लोग भी मुजाहिदीन में ज्वाइन हुए थे। यहां तक आपको क्लियर? मुजाहिदीन यूएसएसआर के समर्थन के साथ और पीडीपीए सरकार के बीच संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है ना। मुजाहिदीन का मकसद ही क्या था? मुजाहिदीन का मकसद था कि जो ये पीडीपीए की साम्यवादी सरकार आई है, जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारती है, जो अल्लाह के अस्तित्व को नकारती है, उसको खत्म करना है। तो मुजाहिदीन ने पीडीपीए के विरुद्ध लड़ाई करनी शुरू कर दी। पीडीपीए के बीच में, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी अफगानिस्तान की, उसके बीच में, और मुजाहिदीन के बीच में जो लड़ाके खड़े हुए थे, शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों से, गांव के भी लोग थे उसमें और आपके शहर के भी लोग थे। तो मुजाहिदीन के बीच में और आपके पीडीपीए सरकार के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद मुजाहिदीन गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे, जिसके कारण साम्यवादी सरकार के पांव खिसकने लगे थे। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि मुजाहिदीन एक लड़ाके थे, ठीक है ना, मुजाहिदीन लड़ाके थे, स्पेशल उनको गुरिल्ला युद्ध करना आता था। गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है कि पहाड़ी के पीछे छुप छुप के युद्ध किया जाता है। तो मुजाहिदीन को गुरिल्ला युद्ध आता था, लेकिन पीडीपीए सरकार के पास इतने ज्यादा एक तरह से ट्रेनिंग नहीं थी पीडीपीए सरकार के सैनिकों के पास। तो जो मुजाहिदीन थे वो युद्ध में बेहतर कर रहे थे, और जो आपके पीडीपीए सरकार के सैनिक थे वो पीछे खिसकते जा रहे थे, यानी कि मुजाहिदीन जीत रहे थे और पीडीपीए हार रही थी, ठीक है ना। अब आगे कहानी क्या होती है? इसलिए जिहाद की रक्षा के लिए, ये तो हमारा हो ही गया, आगे चलते हैं। आगे है फिर सोवियत अफगान युद्ध है। ये हमने पृष्ठभूमि देखी कि किस तरह से वहां पे दाऊद खान की सरकार थी, फिर पीडीपीए की सरकार आती है, लोग नाराज हो जाते हैं, फिर मुजाहिदीन खड़े हो जाते हैं पीडीपीए की सरकार को उखाड़ने के लिए, और फिर पीडीपीए के बीच में और मुजाहिदीन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सोवियत संघ अपने समर्थन वाली साम्यवादी सरकार को हारता देख और अमेरिका के प्रभुत्व वाली सरकार की स्थापना न होने देने के कारण 24 दिसंबर को 10,000 सैनिकों न होने देने के कारण 24 दिसंबर 1989, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, 24 दिसंबर 1989 को 1 लाख सैनिकों वाली सेना 1989 अफगानिस्तान में भेज देता है, ठीक है ना। ये जो 1979 यहाँ पे लिखा गया, आप इसको थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है। 24 दिसंबर के बाद आप इसको अपने ईयर को लिख लीजिएगा। 24 दिसंबर 1979 को 1 लाख सैनिकों वाली सेना कहाँ भेज देता है? अफगानिस्तान में भेज देता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपकी वही शीत युद्ध वाली बात आ जाती है, कोल्ड वार एरा वाली बात आ जाती है कि अब क्या था कि पहले दाऊद खान की सरकार थी, पूंजीवादी थी, यानी कि अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। लेकिन अब दाऊद खान की सरकार गिर जाती है, पीडीपीए
पीडीपीए की साम्यवादी सरकार आ जाती है, यानी कि सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त है। सोवियत संघ अब खुश हो रखा है कि अफगानिस्तान में मेरा प्रभुत्व है, मेरी विचारधारा की सरकार वहां पे बैठी हुई है। लेकिन फिर क्या होता है कि मुजाहिदीन जो होते हैं, मुजाहिदीन पीडीपीए को उखाड़ना चाहते हैं। अब इससे अमेरिका खुश हो जाता है, तो अमेरिका मुजाहिदीन को समर्थन देना शुरू कर देता है। ठीक है ना, आपको कहानी पूरी क्लियर होनी चाहिए कि अमेरिका मुजाहिदीन को समर्थन देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि पीडीपीए की सरकार खत्म हो जाए। अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि शीत युद्ध का दौर चला हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश पूंजीवाद को माने, सोवियत संघ चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश समाजवाद और साम्यवाद को माने। तो अभी अफगानिस्तान में साम्यवाद है, समाजवाद है, लेकिन मुजाहिदीन इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, पीडीपीए का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अमेरिका है वो मुजाहिदीन को समर्थन देना शुरू कर देता है ताकि मुजाहिदीन जीत जाएं और फिर मुजाहिदीन वहां पे दोबारा से पूंजीवादी व्यवस्था लाए। क्योंकि अगर मान लीजिए मुजाहिदीन जीत जाते हैं और अमेरिका उसको मदद दे रहा है, उसको हथियार दे रहा है मुजाहिदीन को, तो फिर अमेरिका मुजाहिदीन से अपने हिसाब से व्यवस्था डालने को भी कहेगा। अमेरिका कहेगा मुजाहिदीन से कि हमारी वजह से आप युद्ध जीते हो, तो जैसा हम कहेंगे आप वैसे ही यहाँ पे व्यवस्था लागू करेंगे। तो इस प्रकार से अमेरिका भी मुजाहिदीन को समर्थन दे रहा था। लेकिन जैसे ये खबर कहाँ पहुंचती है, सोवियत संघ में पहुंचती है, सोवियत संघ भी गुस्सा हो जाता है। सोवियत संघ सोचता है कि अभी साम्यवादी सरकार है, साम्यवादी सरकार को ये मुजाहिदीन हटा रहे हैं, साम्यवादी सरकार हारती जा रही है। तो इस डर के कारण कि कहीं वहां पे अमेरिका का प्रभुत्व दोबारा स्थापित ना हो जाए, अमेरिका वहां पे मुजाहिदीन को जिताकर अपनी पूंजीवादी विचारधारा को लागू ना करवा दे, इस वजह से जो सोवियत संघ है वो वहां पे अपनी सेना भेज देता है। 1 लाख सैनिकों की सेना 24 दिसंबर 1989 को अफगानिस्तान पहुंच जाती है। 24 दिसंबर 1979 को जब सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में पहुंचती है मुजाहिदीन के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए, तो उसको हम सोवियत इन्वेजन कहते हैं, यानी कि सोवियत का अफगानिस्तान पर आक्रमण। ठीक है ना, अगले पॉइंट में आपको बताया गया है, इसे ही 1979 का सोवियत इन्वेजन यानी कि सोवियत आक्रमण कहा जाता है अफगानिस्तान पर। ठीक है ना, कहानी आपको सारी क्लियर है। अब यहाँ से हमारा युद्ध शुरू हो चुका है। पहले हमने पृष्ठभूमि देखी कि कैसे दाऊद खान था, फिर पीडीपी आए, लोगों ने विरोध किया, मुजाहिदीन आए, मुजाहिदीन को अमेरिका समर्थन दे रहा है, लेकिन सोवियत संघ को लगा कि अब यहाँ पे तो साम्यवादी सरकार गिरने वाली है। तो आप सभी को पता है कि जहां जहां पे भी सोवियत संघ को ऐसा लगता कि साम्यवादी सरकार गिरने वाली है, वो तुरंत वहां पे अपनी सेना भेज देता। ऐसा ही अब की बार सोवियत संघ ने किया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी 24 दिसंबर 1979 को, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सोवियत आक्रमण यानी कि सोवियत इन्वेजन कहते हैं। इन्वेजन यानी कि आक्रमण। ठीक है ना, उसके बाद मुजाहिदीन और सोवियत संघ की सेना, यहाँ पे सेना लिखा गया, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे आप सेना की जगह सेना कर लीजिएगा। मुजाहिदीन और सोवियत संघ की सेना के बीच 1979 से लेकर 1989 तक हुए युद्ध को सोवियत अफगान युद्ध की संज्ञा दी जाती है, जो लगभग 1 दशक तक चला था। ठीक है ना, सोवियत इन्वेजन क्या हुआ? सोवियत इन्वेजन ये हुआ कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी तो वो सोवियत का आक्रमण हो गया। ठीक है ना, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, और फिर जब सोवियत संघ और मुजाहिदीन के बीच में युद्ध चलता है, ठीक है ना, 1979 से लेकर 1989 के बीच में, यानी कि इन 10 सालों के बीच में मुजाहिदीन और सोवियत संघ की सेना के बीच में जो युद्ध चलता है, इसको हम सोवियत अफगान युद्ध कहते हैं। ठीक है ना, ये पूरे 1 दशक तक चला था, यानी कि 10 सालों तक चला था। 1979 में शुरू हुआ, 1989 में खत्म हुआ, और इस पूरे युद्ध को हम सोवियत अफगान युद्ध का नाम देते हैं। सोवियत इन्वेजन क्या था? जब सोवियत संघ ने अपनी सेना भेज दी थी, और फिर उसके बाद जो युद्ध शुरू होता है उसको हम सोवियत अफगान युद्ध कहते हैं। ठीक है ना, लड़ाई किसके बीच में थी? सोवियत संघ के बीच में थी और मुजाहिदीन के बीच में थी। ठीक है ना, अफगान यानी कि मुजाहिदीन लोग जो लड़ रहे थे। अब पीडीपीए सरकार का तो नाम ही नहीं रहता है। ठीक है ना, पीडीपीए सरकार का तो काम ही खत्म हो जाता है। अब लड़ाई किसके बीच में बच जाती है? अब लड़ाई सोवियत संघ के बीच में और आपके मुजाहिदीन के बीच में बच जाती है। ठीक है ना, क्योंकि पीडीपीए तो हारने ही लग गई थी। अब पीडीपीए को जिताने के लिए सोवियत संघ डायरेक्ट अपनी सेना वहां पे भेज देता है। ठीक है ना, देखिए अमेरिका ने जब ये सारा सिनेरियो चल रहा था, ये जब सारा सिस्टम चल रहा था, मुजाहिदीन, ठीक है ना, पीडीपीए की सरकार, अमेरिका ने कभी भी अपनी डायरेक्ट सेना वहां पे नहीं भेजी। मुजाहिदीन को केवल समर्थन दिया, ठीक है ना, थोड़े बहुत हथियार दिए। ठीक है ना, लेकिन सोवियत संघ को जब ऐसा लगा कि यहाँ पे तो साम्यवादी सरकार गिरने ही वाली है, तो उसने डायरेक्ट बिल्कुल सीधी तभी वहां पे अपनी सेना भेज दी। सोवियत संघ ने बिल्कुल डायरेक्ट आक्रमण किया आपके अफगानिस्तान में। अमेरिका ने इतनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। अमेरिका पीछे से हथियारों की सप्लाई कर रहा था, लेकिन सोवियत संघ ने सीधी अपनी सेना अफगानिस्तान में उतार दी, 1 लाख सैनिकों की। ठीक है ना, मुजाहिदीन को समर्थन प्राप्त था। किस किस का समर्थन प्राप्त था? चीन का समर्थन प्राप्त था मुजाहिदीन को। ठीक है ना, यूएसए का,
समर्थन प्राप्त था। यूएसए ने मुजाहिदीन को मिसाइलें सप्लाई की थी, ठीक है ना, मिसाइलें उपलब्ध करवाई थी। सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त था, पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था, अलकायदा का समर्थन प्राप्त था। अलकायदा 1988 के बाद अस्तित्व में आया था और आपका ये युद्ध 1989 तक चला था, तो 1 साल तक अलकायदा ने भी। अलकायदा क्या है? अलकायदा आज के वक्त में एक आतंकी संगठन है। आपने कई बार अखबारों में इसका नाम सुना होगा। तो अलकायदा ने भी मुजाहिदीन को क्या किया था? समर्थन दिया था, ठीक है ना। मुजाहिदीन की तरफ कौन कौन है? चीन है, पाकिस्तान है, ठीक है ना, आपका यूएसए तो है ही, आपका सऊदी अरब है और अलकायदा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि चीन तो कम्युनिज्म को मानता है, सोशलिज्म को मानता था, सोवियत खेमे में शामिल था। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी जरूरी है कि 1972 के बाद जो चीन था वो अमेरिका की तरफ झुक गया था, यानी कि चीन ने सोवियत संघ से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। 1972 में वो अमेरिका के साथ हो चुका था, ठीक है ना। सोवियत संघ से उसने 1972 के दौरान ही अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। 1969 के वक्त में थोड़ी अनबन हुई थी, मैंने आपको शीत युद्ध वाले चैप्टर में बताया। मंचूरिया के क्षेत्र पर एक छोटी सी लड़ाई हुई थी चीन की और सोवियत संघ की। उसके बाद से सोवियत संघ और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं चले, तो इसकी वजह से चीन यूएसए की तरफ हो गया। और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान भी जो है वो यूएसए की तरफ रहा है ताकि वो इंडिया के विरुद्ध लड़ सके शुरू से ही। और आज तक जो आपका पाकिस्तान है वो अमेरिका का पिछलग्गू रहा है। तो जब भी जहां भी अमेरिका जाएगा तो उस तरफ आपका पाकिस्तान जाएगा। तो अमेरिका ने मुजाहिदीन को समर्थन दिया। उस वक्त आपका चीन जो था वो अमेरिका की तरफ झुक चुका था, तो अमेरिका ने समर्थन दिया, चीन ने भी समर्थन दे दिया, पाकिस्तान ने भी समर्थन दे दिया। सऊदी अरब का भी यही हाल था, सऊदी अरब भी अमेरिका की तरफ लगा हुआ था, तो सऊदी अरब ने भी मुजाहिदीन को समर्थन दे दिया और अलकायदा ने मुजाहिदीन को समर्थन दे दिया, ठीक है ना, क्योंकि अलकायदा भी एक तरह से मुस्लिम थे। ओके, उसके बाद है सोवियत संघ को किस किस का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि अब युद्ध किसके बीच में हो रहा है? पीडीपीए के बीच में और मुजाहिदीन के बीच में युद्ध नहीं हो रहा, अब युद्ध हो रहा है सोवियत संघ के बीच में और आपके मुजाहिदीन के बीच में। तो अब सोवियत संघ को समर्थन प्राप्त था, पूरे सोवियत संघ का तो था ही समर्थन प्राप्त, ठीक है ना, और वियतनाम का भी समर्थन प्राप्त था, ठीक है ना। सोवियत संघ को वियतनाम का समर्थन प्राप्त था क्योंकि वियतनाम आज के वक्त में भी समाजवाद और साम्यवाद को मानता है। ओके, और सोवियत खेमे का समर्थन प्राप्त था आपके सोवियत संघ को, जो पूर्वी यूरोप के देश हो गए चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड वगैरह। और सोवियत संघ को एक मजेदार बात यह है कि भारत का भी समर्थन प्राप्त था, ठीक है ना, लेकिन भारत ने युद्ध में भाग नहीं लिया। भारत ने जो सैनिक घायल हो जाते हैं, ठीक है ना, मेडिकल हेल्प के लिए भारत इस युद्ध में क्या हुआ था? शामिल हुआ था, ठीक है ना। वैसे आप सभी को पता है कि जो भारत है वो सोवियत संघ के साथ अच्छे रिश्ते रखता है। भारत का जो झुकाव है वो सोवियत संघ की तरफ था, ठीक है ना, और आज रूस की तरफ है। लेकिन भारत कभी भी किसी युद्ध में इस तरह से गुट के रूप में, एक सैनिक गुट के रूप में कभी भी शामिल नहीं हुआ। जब भी कोई युद्ध हुआ है और उसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ मानवीय सहायता की वजह से रही है, कि भारत ने जो भी सैनिक घायल होते हैं या फिर जो सैनिक अपने घर से बिछुड़ जाते हैं उनको हेल्प पहुंचाने के लिए भारत उस युद्ध में गया है। तो इस युद्ध में भी भारत ने केवल और केवल अपनी मानवीय सहायता देने के लिए अपनी इन्वॉल्वमेंट दी थी। भारत केवल और केवल वहां पे मानवीय सहायता देने के लिए गया था। क्लियर यहां तक? उसके बाद है कि लगभग 1 दशक तक मुजाहिदीन गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे और सोवियत सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाती रही। तो 1 दशक तक यानी कि 10 सालों तक, 1979 में शुरू हुआ, 1989 में खत्म होना है। तो इन 10 सालों में मुजाहिदीन भी लड़ते रहे और आपकी सोवियत सेना भी लड़ती रही। मुजाहिदीन भी गुरिल्ला युद्ध दिन भर दिन लड़ते रहे, ठीक है ना, पहाड़ी के पीछे छुपते और सोवियत सेना को मारने लगते। सोवियत सेना भी अपने यहाँ सैनिकों की संख्या बढ़ाती रहती। और आप सभी को पता है कि जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अफगानिस्तान में जब सोवियत संघ ने अपनी सेना भेजी तो इसकी वजह से सोवियत संघ को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मुजाहिदीन थे वो पूरे फ्लैश के साथ लड़ रहे थे, वो पूरे जोश के साथ लड़ रहे थे, ठीक है ना। सोवियत सेना के भी पैर खिसकने लगे थे, लेकिन सोवियत सेना भी वहां पे अड़ी हुई थी। सोवियत संघ भी लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है, कुछ भी अलग से नहीं होता, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। उसके बाद है कि 1 दशक तक ये युद्ध चला, 1979 में शुरू हुआ, 1989 में खत्म होना है। तो किस प्रकार से युद्ध खत्म होना है वो अब हम देखते हैं। सोवियत सेना का वापस बुलाया जाना, 1985 में आप सभी को बताया मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं 1985 में। इन्होंने अपनी नीतियों के चलते सोवियत संघ
से अपनी सेना वापस बुलानी शुरू कर दी। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, इन्होंने अपनी नीतियों के चलते अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी शुरू कर दी। ठीक है ना, कहाँ से सेना वापस बुलानी शुरू कर दी? अफगानिस्तान से वापस सोवियत संघ में अपनी सेना बुलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस आने लगी और 1989 तक सारी सोवियत सेना अफगानिस्तान छोड़ चुकी थी। ठीक है ना, अब क्या होता है कि आपके मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति, और आप सभी जानते हैं मिखाइल गोर्बाचेव को बहुत जान पहचान हो चुकी है हमारी इनके साथ। इन्होंने पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई थी, जिसके चलते इन्होंने सारी की सारी सोवियत सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया था। ठीक है ना, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 1985-1986 के दौरान इन्होंने अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू किया होगा और 1989 तक ही सारी सेना वापस आ पाती है, यानी कि 3-4 सालों के अंदर ही सारी सेना वापस आ पाती है। तो कितनी अधिक मात्रा में सोवियत संघ के सैनिक अफगानिस्तान में होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि सैनिकों को वापस आने में, क्योंकि सैनिक एकदम से नहीं बुलाए जाते, थोड़ी थोड़ी टुकड़ियां बुलाई जाती हैं। ठीक है ना, आज इतने हजार सैनिक बुला लिए, आज इतने बुला लिए, आज इतने बुला लिए, तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े सैनिक बुलाए जाते हैं, सैनिकों की टुकड़ियां वापस बुलाई जाती हैं। तो इस प्रकार से 3-4 साल लग गए इन सैनिकों को वापस आने में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में वहां पे सैनिक मौजूद रहे होंगे सोवियत संघ के। ठीक है ना, और मुजाहिदीन भी लगातार लड़ रहे थे। तो 85 में वो बनते हैं और तभी से अपनी सोवियत सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाना शुरू कर देते हैं और 1989 तक सारी की सारी सोवियत सेना अफगानिस्तान से जा चुकी होती है, अफगानिस्तान को छोड़ चुकी होती है। लेकिन सोवियत संघ 1989 में ही वहां अपनी कठपुतली सरकार अफगानिस्तान में स्थापित कर देता है। मोहम्मद नजीबुल्लाह राष्ट्रपति बनते हैं। अब देखिए, सोवियत सेना वापस आ गई, एक तरह से मुजाहिदीन युद्ध जीत गए, लेकिन मुजाहिदीन अपनी सरकार बना ही नहीं पाए। ठीक है ना, मुजाहिदीन अपनी सरकार ही नहीं बना पाए। वहां पे सोवियत सेना ने, यानी कि सोवियत संघ ने अपनी कठपुतली सरकार छोड़ दी। वहां पे अपनी वही साम्यवादी समाजवादी विचारधारा को मानने वाली कठपुतली सरकार, यानी कि वो सरकार जो सोवियत संघ के कहने पर चलती थी, वो वहां पे छोड़ दी। और उस सरकार के जो मुखिया थे, यानी कि जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं, वो है मोहम्मद नजीबुल्लाह। ठीक है ना, 1986 में ही बन जाते हैं, क्योंकि युद्ध तो एक तरह से 86 में ही खत्म हो गया था, जब सोवियत संघ ने कह दिया था कि हम अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे करके वो सेना वापस आ रही थी और उसी दौरान वहां पे कठपुतली सरकार छोड़ देता है आपका सोवियत संघ। अफगानिस्तान में मोहम्मद नजीबुल्लाह राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है ना, देखिए आपको ये राष्ट्रपति वगैरह के ज्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्लास 12th के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा डीपली कोई क्वेश्चन आने भी नहीं वाला है इस अफगानिस्तान युद्ध से। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि सोवियत अफगान युद्ध पर एक संक्षिप्त नोट लिखे, ये 5 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में आ जाएगा। तो आपको एक बार कहानी सारी क्लियर होनी चाहिए कि राष्ट्रपति कौन, कब, क्या, कौन बनता है, किस तरह से बनता है, ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपतियों के नाम मोहम्मद नजीबुल्लाह, आगे भी 2-3 राष्ट्रपतियों के नाम आएंगे, तो राष्ट्रपतियों के नाम ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि पहले एक अमेरिका के समर्थन वाली सरकार थी, फिर आपकी पीडीपीए की सरकार बनती है, फिर इस तरह से लोग नाखुश हो जाते हैं, फिर सोवियत सेना अपनी भेज देती है और फिर सोवियत सेना और मुजाहिदीन के बीच में युद्ध होता है। फिर मिखाइल गोर्बाचेव का आपको जिक्र जरूर करना है। फिर मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं, फिर मिखाइल गोर्बाचेव अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां पे सोवियत संघ अपनी कठपुतली सरकार छोड़ देता है और 1989 में जो ये युद्ध है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है ना, 1 दशक तक, यानी कि 10 सालों तक ये युद्ध चलता है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना, ज्यादा नाम नहीं लिखने इन राष्ट्रपतियों को, मोहम्मद नजीबुल्लाह। ठीक है ना, आगे और भी बड़े बड़े नाम आएंगे, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक तरह से पूरी कहानी क्लियर करते चल रहा हूं। आएगा ये बस 5 या 3 नंबर का, ज्यादा नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको सारी कहानी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड अब इतना बड़ा हो गया है, आप क्लास 12th में हैं, तो आपको एक तरह से पॉलिटिक्स की जान पता होनी चाहिए कि कहानी किस तरह से चलती है। शीत युद्ध को आप यहाँ से रिलेट करके देख सकते हैं। हमने जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, उसको भी हम यहाँ से रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इतनी अधिक मात्रा में सैनिक भेज रखे थे सोवियत संघ ने, तो अर्थव्यवस्था तो बिगड़नी थी ही। ठीक है ना, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरह से जो देश है वो एक दूसरे को समर्थन देते हैं अपनी विचारधारा वहां पे लागू करवाने के लिए। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि युद्ध चाहे मुजाहिदीन जीत गए हो, सोवियत सेना छोड़ गई हो अफगानिस्तान को, लेकिन फिर भी सरकार किसकी बन रही है? फिर भी सरकार सोवियत सेना की कठपुतली ही बन रही है। तो इस प्रकार से आपको सारी पॉलिटिक्स की जान समझनी चाहिए, पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए आगे से लेकर पीछे तक। ठीक है ना, हमने बिल्कुल पृष्ठभूमि से लेकर अंतिम तक आपके
आपके सोवियत अफगान युद्ध को डिस्कस किया। तो सोवियत अफगान युद्ध यहीं पर खत्म हो जाता है, जो 1979 से लेकर 1989 के बीच में चला। ओके, यहाँ तक कुछ समझ में ना आया तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अब शुरू होता है 1989 के बाद से ही अफगानिस्तान गृह युद्ध। अब यहाँ पे क्या होता है, अफगानिस्तान गृह युद्ध में सबसे पहले तालिबान का उदय होता है, और तालिबान के उदय होने के साथ ही गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तो देखिए सारी कहानी क्या चलती है। बेशक सोवियत सेना अफगानिस्तान से चली गई थी, ठीक है ना, लेकिन 1986 में वहां पर सोवियत संघ की कठपुतली सरकार ही काम कर रही थी, जिससे मुजाहिदीन नाखुश थे और अभी भी सक्रियता से विरोध कर रहे थे। ठीक है ना, आप सभी को ये बात क्लियर हो चुकी है कि सोवियत सेना बेशक वहां से चली गई हो, 1986 से जाना शुरू कर दिया हो, और 1989 तक पूरी तरह से सोवियत सेना अफगानिस्तान से चली गई हो, लेकिन फिर भी वहां पे अभी तक किसकी सरकार थी? साम्यवादी सरकार थी, जो सोवियत संघ के कहने पर चलती थी। और इससे आप सभी को पता है मुजाहिदीन तो नाखुश होंगे ही, मुजाहिदीन को तो बुरा लगेगा ही। तो मुजाहिदीन अभी तक विरोध कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन फिर एक सबसे बड़ी घटना घटते, आप सभी को पता है, उसके बारे में अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। 1991 में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार गिर जाती है। तो सिंपल सी बात थी कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है, और आप सभी को पता है कि सोवियत संघ का विघटन जैसे ही होता है, पूरी तरह से जिस जिस देश में साम्यवादी सरकार कायम थी वो सारी ही गिर जाती है। तो इस प्रकार से पूर्वी यूरोप की भी सरकारें गिर जाती है। आपके सोवियत संघ में तो पूरी तरह से कम्युनिज्म और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद और साम्यवाद खत्म ही हो जाता है। तो इसी तरह से 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, तो सोवियत संघ की कठपुतली सरकार यानी कि मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार भी गिर जाती है 1991 में। यानी कि अब पूरी तरह से अफगानिस्तान में से कम्युनिज्म का नामो निशान मिट चुका है, साम्यवाद का पूरी तरह से नामो निशान मिट चुका है। अब मुजाहिदीन को मौका मिलेगा, ठीक है ना, अब मुजाहिदीन को मौका मिलेगा जो इतने सालों से, ठीक है ना, इतने सालों से युद्ध लड़ रहे थे कि कैसे हमारी सरकार बने, हम किस तरह से जिहाद की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। तो इस तरह से वो 1991 में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1991 में मुजाहिदीन अपनी सरकार बना लेते हैं, बुरहुद्दीन रखवानी राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है ना। पहले मोहम्मद नजीबुल्लाह थे, अब बुरहुद्दीन रखवानी राष्ट्रपति बन जाते हैं। परंतु मुजाहिदीन जो शुरुआत में धर्म की रक्षा के लिए आए थे और अलग अलग समुदाय से संबंधित थे, अभी हमने पढ़ा ना कि अफगानिस्तान में 4 अलग अलग तरह के समुदाय रहते हैं, ठीक है ना, और फिर उनमें से जो आपके मुजाहिदीन थे वो लड़ाके आए, ठीक है ना, वो लड़ने आए। 4 समुदाय में से ही आपके मुजाहिदीन आए थे, ठीक है ना। मुजाहिदीन एक तरह से लड़ाके थे जो धर्म की रक्षा करने आए थे, सिर्फ और सिर्फ साम्यवाद को खत्म करना चाहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी को हटाना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ उनका ये मकसद था, उनका मकसद था धर्म की रक्षा करना। और वो अलग अलग समुदाय से संबंधित थे, 4 मेन समुदाय हमने पढ़े, और छोटे छोटे और भी अलग अलग तरह के समुदाय होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग समुदाय से वो संबंधित है। आप सभी को पता है कि कोई ग्रामीण परिवेश का था तो कोई शहरी परिवेश का था, तो यानी कि सभी अलग अलग थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो 1991 में जैसे ही वो अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन उनमें क्या होते हैं, उनमें विविधता होती है, एक तरह से उनमें भिन्नता होती है, सभी के अलग अलग विचार होते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, वो खुद को अलग अलग भागों में विभाजित पाते हैं। कहने का मतलब कि मुजाहिदीन जो पहले इकट्ठे होकर लड़ रहे थे, लेकिन जब टाइम आता है अपनी सरकार बनाने का, तो वो सत्ता भी था, तो 2011 में उसको मार दिया। विभाजित पाते हैं, कहने का मतलब कि मुजाहिदीन जो पहले इकट्ठे होकर लड़ रहे थे, लेकिन जब टाइम आता है अपनी सरकार बनाने का, तो वो सत्ता के लिए लड़ने लग जाते हैं। वो कहता है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, तो दूसरा कहता है मैं राष्ट्रपति बनूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग समुदाय से मुजाहिदीन संबंधित थे, जिसकी वजह से इनमें दरार पड़ जाती है, इनमें फूट हो जाती है, ठीक है ना, इनके विचार नहीं मिल पाते। जब सरकार बनाने का टाइम आता है तो ये खुद ही लड़ने लग जाते हैं कि नहीं सरकार इसकी होनी चाहिए, नहीं सरकार इसकी होनी चाहिए, उस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो यहीं से क्या हो जाती है, गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। फिर क्या होता है, 1991 में आपके जो रखवानी थे वो राष्ट्रपति बने हुए हैं, ठीक है ना। 1994 में एक और भी बड़ी घटना घटती है। 1994 में तालिबान नाम के एक नए संगठन का उदय होता है। तालिबान का शाब्दिक अर्थ है विद्यार्थी। तो क्या होता है, 1994 में एक संगठन बनता है, और वो संगठन शुरुआत में विद्यार्थियों ने बनवाया था, ठीक है ना। वो संगठन शुरू में किसका था, वो शुरुआत में जो संगठन था वो विद्यार्थियों का संगठन था। यानी कि जो छात्र होते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने मिलकर एक समुदाय बनाया था, एक ग्रुप बनाया था 1994 में, जिसको तालिबान नाम दिया गया। तालिबान का मतलब ही विद्यार्थी होता है, ठीक है ना, यानी कि विद्यार्थियों का एक समूह, विद्यार्थियों का एक ग्रुप, तालिबान उसको कहा गया 1994 में, ठीक है ना। और कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से निकल के आया, पाकिस्तान में ही इसकी नींव रखी गई थी। ओके,
तालिबान कंधार पर कब्जा कर लेता है और बाद में यही उसका अड्डा बनता है। तो अभी तक आपको सारा सिनेरियो क्लियर होना चाहिए कि पूरी तरह से सोवियत अफगान युद्ध तो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। मुजाहिदीन सरकार बना लेते हैं, रखवानी आपके राष्ट्रपति बनते हैं, फिर भी वो मुजाहिदीन जो हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। मुजाहिदीन जो होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि सत्ता किसके हाथ में रहेगी। लेकिन उसी बीच 1994 में आपके एक नए ग्रुप का उदय होता है, एक नए समूह, एक नए तरह से एक नए ग्रुप का उदय होता है, एक नए ग्रुप, एक नए संगठन का उदय होता है जिसको तालिबान कहा गया। तालिबान का मतलब होता है विद्यार्थी। वो शुरुआत में विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया था, स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, तालिबान जो होता है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लग जाता है। अब तालिबान का भी क्या मकसद था? तालिबान का मकसद था कि मुजाहिदीन को हटाना है और अपनी सरकार बनानी है। तो तालिबान इसके लिए क्या कर देता है, तालिबान इसके लिए सबसे पहले कंधार पर कब्जा कर लेता है। कंधार भी एक तरह से अफगानिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। तो अफगानिस्तान शुरुआत में कांधार पर कब्जा कर लेता है, ओके। फिर कांधार पर कब्जा करने के बाद उसको अपना अड्डा बना लेता है, यानी कि एक तरह से अपना हेडक्वार्टर बना लेता है, ठीक है ना। तालिबान मुजाहिदीनों से अधिक ताकतवर साबित हुए और इसलिए तालिबान से लड़ने के लिए अहमद शाह मसदूद और अब्दुल रशीद पश्तून मिलकर नॉर्दर्न अलायंस यानी कि उत्तरी गठबंधन बनाते हैं। अब क्या होता है कि अब जो आपके एक तरह से जो आपके मुजाहिदीन थे वो तो आपस में लड़ ही रहे थे। उनमें कहते हैं कि मेनली 3 तरह के वहां पे ग्रुप बन गए थे। मुजाहिदीन में भी 3 तरह के ग्रुप बन गए थे। पश्तून का एक अलग ग्रुप बन गया था, मजदूद का एक अलग ग्रुप बन गया था, ठीक ना। हम इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो एक तरीके से मुजाहिदीन में भी अलग अलग तरह से ग्रुप बन गए थे, ठीक है ना। मुजाहिदीन भी अलग अलग भागों में विभाजित हो गए थे और वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और इसी का फायदा उठाकर तालिबान एक नया संगठन बनता है। वो भी सत्ता के लिए लड़ रहे थे। 1994 में जब पता लगता है कि जब कंधार पर कब्जा कर लेता आपका तालिबान, तो आपके मुजाहिदीन को भी लगता है कि अरे ये तो तालिबान और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है, ताकतवर होता जा रहा है। तो तालिबान एक तरह से दोबारा से संगठित होने की सोचता है, लेकिन जब मुजाहिदीन को लगता है कि तालिबान ने कंधार पर कब्जा कर लिया है, तालिबान और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है, दिन भर दिन ताकतवर होता जा रहा है, तो जो मुजाहिदीन हैं वो दोबारा से अपने आप को संगठित करने की सोचते हैं। तो उनमें जो 2 ग्रुप थे, ठीक है ना, एक ग्रुप को लीड कर रहे थे अहमद शाह मसदूद, मुजाहिदीन ही थे ये। तो मुजाहिदीन में एक थे अहमद शाह मसदूद और अब्दुल रशीद पश्तून, ठीक है ना। ये मिलकर उत्तरी गठबंधन बनाते हैं, यानी कि नॉर्दर्न अलायंस, यानी कि ये एक तरह से इनके भी अलग अलग गुट थे। मजदूद का अलग गुट था, ठीक है ना, और पश्तून का अलग गुट था, ठीक है ना। मुजाहिदीन भी विभाजित हो चुके थे। तो उन अलग अलग टुकड़ों में से 2 टुकड़े मिलते हैं। उन अलग अलग टुकड़ों में से जो मुजाहिदीन के अलग अलग टुकड़े हो चुके थे, उन टुकड़ों में से 2 टुकड़े मिलते हैं और वो मिलकर एक नॉर्दर्न अलायंस बनाते हैं, यानी कि उत्तरी गठबंधन नाम से अपना एक संगठन बना लेते हैं। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था तालिबान को हराना, तालिबान के विरुद्ध लड़ना। अब ये क्या है? ये सारा का सारा गृह युद्ध चला हुआ है। अब किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। इन्वॉल्वमेंट किसका है? अब यहाँ पे तालिबान के लोग ही खुद ही लड़ रहे हैं, ठीक है ना। मुजाहिदीन आए थे धर्म की रक्षा करने के लिए, और फिर जब सत्ता उनके हाथ में आई तो वो खुद ही सत्ता के लिए लड़ने लग गए। फिर जब उन्हें देखने को मिला कि तालिबान तो उनके लिए खतरा बन रहा है, तो उन्होंने दोबारा से अपने आप को संगठित करने की सोची। तो नॉर्दर्न अलायंस का गठन किया, ठीक है ना। अहमद शाह मसदूद ने और अब्दुल रशीद पश्तून ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस का गठन किया। और इस नॉर्दर्न अलायंस यानी कि उत्तरी गठबंधन का मकसद केवल और केवल इतना था कि तालिबान को हराना है। अफगानिस्तान में तालिबान और मुजाहिदीन के जैसे जैसे विभिन्न गुटों के बीच हुए संघर्ष को अफगान गृह युद्ध का नाम दिया जाता है, जो 1989 यानी कि जब सोवियत सेना चली गई थी, 1989 से लेकर 1996 तक चला, ठीक है ना। तो मुजाहिदीन और तालिबान के बीच में, ठीक है ना, मुजाहिदीन के अलग अलग ग्रुप थे, मुजाहिदीन के अलग अलग ग्रुप थे और तालिबान एक तरफ था। तो इस तरह से मुजाहिदीन के अलग अलग समूहों के बीच में और आपके अफगानिस्तान के और आपके तालिबान के बीच में, तो इस तरह से मुजाहिदीन के अलग अलग समूहों के बीच में और आपके तालिबान के बीच में जो युद्ध हुआ, जो सत्ता के लिए युद्ध हुआ कि सत्ता किसके हाथ में होगी, उसको अफगानिस्तान का गृह युद्ध कहा जाता है। गृह युद्ध यानी कि जब देश के लोग खुद ही लड़ रहे हो सत्ता के लिए। तो अफगानिस्तान गृह युद्ध कब से कब तक चला? 1989 से लेकर 1996 तक चला। 1989 में जब सोवियत सेना चली जाती है, ठीक है ना, और 1991 के बाद जब आपके मोहम्मद नजीबुल्ला एक तरह से राष्ट्रपति बनते हैं, तो उस वजह से मोहम्मद नजीबुल्ला भी तो एक तरह से क्या थे? अफगानी ही थे, अफगानिस्तान के ही थे, लेकिन उसका मुजाहिदीन विरोध कर रहे थे,
ठीक है ना। तो एक तरह से ये भी गृह युद्ध के अंदर ही ले लेते हैं हम। 1989 से लेकर 1991 तक आपके नजीबुल्लाह रहे थे, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपका गृह युद्ध शुरू हो जाता है। फिर 1994 में आपके तालिबान आ जाते हैं, फिर तालिबान आने के बाद 1996 तक ये गृह युद्ध चलता रहता है। ये आपस में लड़ते रहते हैं कि शासन कौन करेगा, ठीक है ना। उसके बाद है तालिबान का शासन स्थापित हो जाता है 1991 में, ठीक है ना। तालिबान ने सख्त शरिया कानून लागू किया और अफगानिस्तान को एक मुस्लिम राज्य घोषित किया। अच्छा, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट नहीं दिया गया, शायद वो यहाँ पे लिखना रह गया होगा। तो क्या होता है कि 1994 में तालिबान बनता है, फिर वो युद्ध लड़ रहे थे, तो 1996 में आपके अफगानिस्तान की सरकार बन जाती है, यानी कि अफगानिस्तान युद्ध को जीत जाते हैं, वो सारे मुजाहिदीन को मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो तालिबान जीत जाता है और फिर तालिबान 1996 में अपनी सरकार बना लेता है। 1996 में जो तालिबान, अब देखिए युद्ध लड़ रहे हैं वो, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ वही गुरिल्ला युद्ध वो लड़ रहे थे। तो 1996 में जो तालिबान है वो काबुल पर कब्जा कर लेता है। पहले उसने कंधार पर कब्जा किया था और फिर वो उसका हेडक्वार्टर बना, यानी कि उसका अड्डा बना, और फिर 1996 में वो काबुल पर कब्जा कर लेता है। काबुल पर कब्जा करने का मतलब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेना। काबुल क्या है, वो काबुल है आपके अफगानिस्तान की राजधानी, ठीक है ना। अगर कोई संगठन किसी देश की राजधानी पर कब्जा कर लेता है, वो पूरा देश उसके अंडर आ जाता है। तो इस तरह से जो तालिबान है वो काबुल पर जब कब्जा कर लेता है 1996 में, और ये सितंबर महीने की बात है, ठीक है ना। तो सितंबर 1996 में तालिबान ने जब काबुल पर कब्जा कर लिया, तो अफगानिस्तान में 1996 से तालिबान शासन की शुरुआत होती है। क्लियर यहां तक। तो जैसे ही तालिबान सत्ता में आए, यानी कि मुजाहिदीन मिट गए, ठीक है ना, और अफगानिस्तान गृह युद्ध का रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला कि तालिबान का शासन आता है 1996 में। फिर 1996 में जब तालिबान का शासन आता है, तो तालिबान वहां पे अपना सख्त शरिया कानून लागू करता है। शरिया कानून लागू करने का मतलब, अगर आपने क्लास 11th की हिस्ट्री पढ़ी है और उसमें आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है पिछली साल, इस्लाम का उदय और विस्तार, वहां पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से इस्लाम का उदय हुआ, और फिर जब इस्लाम में अलग अलग साम्राज्य स्थापित हुए, राज्य स्थापित हुए, तो वहां पे जो उल्मा लोग होते थे, यानी कि जो विद्वान लोग होते थे, उन्होंने अपने अलग अलग तरह से, एक तरह से संविधान बनाए, एक तरह से अलग अलग कानून बनाए, ठीक है ना। और उनके कानून को बनाने वालों के नाम पर ही उनके कानूनों को क्या दिया गया, कानूनों को नाम दिया गया। तो इसी तरह से 4 अलग अलग तरह के कानून बनाए गए थे। उनमें से एक कानून है शरिया कानून, और जो ये शरिया कानून है वो एक तरह से मुस्लिमों का एक बिल्कुल सख्त कानून है, ठीक है ना। जो धर्म के मानदंड होते हैं कि इस तरह से महिलाओं को रहना है, पुरुषों को इस तरह से रहना है, जो पाबंदियां लगाई जाती है, वो एक तरह से मुसलमानों का एक तरह से सख्त कानून है, आपका शरिया कानून। तो इस तरह से जो तालिबान का जब शासन आया, तो तालिबान भी किस तरह से युद्ध लड़ रहा था, तालिबान भी इसी तरह से युद्ध लड़ रहा था कि मुझे धर्म की रक्षा करनी है। तो तालिबान ने इतनी ज्यादा धर्म की रक्षा कर दी कि जो शरिया कानून था उसको बिल्कुल सख्ताई से लागू किया। शरिया कानून को सख्ताई से लागू करने का मतलब लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना होता है, यानी कि ऐसे बहुत सारे अधिकार लोगों से छीन लिए जाते हैं शरिया कानून के अंदर, जो किसी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को मिलते हैं, ठीक है ना। आगे आपको क्लियर होगा कि तालिबान ने सख्त शरिया कानून लागू किया और अफगानिस्तान को एक मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया। इनकी पहले अफगानिस्तान का नाम क्या होता था, पहले अफगानिस्तान का नाम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान होता था, यानी कि जो दर्शाता था कि अफगानिस्तान एक गणतंत्र है, यानी कि वहां पे एक तरह से लोकतंत्र स्थापित है। लेकिन जैसे ही तालिबान आता है, तालिबान ने शरिया कानून जो था वो पूरी तरह से लागू कर दिया, शक्ति से लागू कर दिया, और जो अफगानिस्तान था उसको तालिबान ने एक मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया कि यहाँ पर केवल और केवल मुस्लिम लोग ही रहेंगे, दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों को यहाँ पे जगह ही नहीं दी जाएगी। जो लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जो आपका अफगानिस्तान था उसको एक मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया गया और उसका नाम भी बदल दिया गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अफगानिस्तान अब रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से अमीरात्स ऑफ अफगानिस्तान हो गया, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान का नाम भी बदल दिया, जो ऑफिशियल नाम होता है। जैसे अगर हम भारत के ऑफिशियल नाम की बात करें तो भारत का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय गणतंत्र। इसी तरह से पहले अफगानिस्तान अफगानिस्तानी गणतंत्र होता था, लेकिन अब उसका नाम क्या बदल दिया, अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया तालिबान ने, ठीक है ना। अमीरात मतलब जहां पे अमीर का शासन हो। अमीर क्या होता है, अमीर वो धनी वाला अमीर नहीं होता, अमीर का मतलब होता है अरबी भाषा में मुखिया, ठीक है ना। मुखिया जो मुस्लिम धर्म का एक तरह से मुखिया होता है उसको अमीर कहते हैं। तो अमीरात यानी कि अफगानिस्तान में केवल और केवल मुसलमान लोग ही रहेंगे, केवल और केवल एक मुस्लिम का ही शासन होगा और लोग भी वहां पे मुस्लिम होंगे। तो अफगानिस्तान का नाम भी बदल दिया इन्होंने। शुरुआत में तालिबान को लोगों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जल्द ही
जल्दी ही लोग तालिबान के शासन से तंग आ गए। शुरुआत में लोग देखिए, अब पहले क्या था कि आप एक तरह से पीडीपीए की सरकार आ गई, लोग उससे नाखुश क्यों थे, क्योंकि वहां पे पीडीपीए ने मुस्लिम धर्म से इनकार कर दिया। फिर मुजाहिदीन आए ताकि एक तरह से धर्म की रक्षा हो सके, जिहाद की रक्षा हो सके। तो तालिबान भी इस तरह से आए कि हम इससे भी ज्यादा धर्म की रक्षा करेंगे, जिहाद की रक्षा करेंगे। तो तालिबान ने जैसे ही वहां पे एक तरह से मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया, तो जो अफगानिस्तान की मुस्लिम आबादी थी, यानी कि जो मुसलमान थे, उन्हें अच्छा लगा कि एक तरह से जिहाद की रक्षा हुई, धर्म की रक्षा हुई। लेकिन जैसे ही आपके तालिबान ने सख्ताई बढ़ानी शुरू कर दी, तो लोग तालिबान से पूरी तरह से तंग आ गए, ठीक है ना। तो शुरू में जब तालिबान आया तो लोगों को लगा कि अब जाके धर्म की रक्षा हुई है, जिहाद की रक्षा हुई है, अब जाके हमारा शरिया कानून लागू हुआ है, एक तरह से मुस्लिम संस्कृति अब हमारे यहाँ पे आई है। लेकिन जैसे ही तालिबान ने सख्ताई बढ़ानी शुरू की, तो लोगों का विश्वास तालिबान से उठ गया, लोग त्राही त्राही करने लग गए। तालिबान ने इस्लाम से दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों की धार्मिक आजादी छीन ली। वही बात, जब नाम ही बदल दिया, ऑफिशियल नाम, कि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग रहेंगे, तो जो दूसरे लोग थे उनकी धार्मिक आजादी छीन ली गई। और इस तरह से जो आपका अफगानिस्तान का गृह युद्ध था वो समाप्त होता है। तालिबान का जो शासन है वो 1996 से 2001 तक, यानी कि 2001 तक चलता है। 1996 से 2001 तक चलता है, ठीक है ना। अगर आपने कहीं न्यूज में कभी भी कहीं भी पढ़ा हो, तो जो महात्मा बुद्ध की, ठीक है ना, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति थी वो अफगानिस्तान में हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही तालिबान का राज आता है, बम के जरिए जो तालिबान था वो उस मूर्ति को उड़ा देता है। भगवान बुद्ध की बिल्कुल प्राचीन मूर्ति थी वो एक तरह से, और भगवान बुद्ध की उस मूर्ति को उड़ा दिया जाता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि तालिबान किसी दूसरे धर्म को अफगानिस्तान में सहन नहीं कर सकता था। दूसरे धर्म को कोई भी आजादी नहीं थी अपना धर्म मानने की, या तो उसको मुसलमान होना पड़ता या देश छोड़ना पड़ता, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से लोग पूरी तरह से तंग आ चुके थे। तालिबान का राज आने की वजह से जो अफगानिस्तान का टूरिज्म था, एक तरह से जो पर्यटन उद्योग था, वो भी पूरी तरह से ठप हो चुका था। तालिबान से पहले जब दाऊद खान की सरकार थी, तो अफगानिस्तान में बहुत अधिक मात्रा में विदेशी पर्यटक आते थे, और अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो खूब अच्छी थी, ठीक है ना, क्योंकि देश में विदेशी पैसा आ रहा था। लेकिन जैसे ही तालिबान आता है, गृह युद्ध का दौर शुरू होता है, ठीक है ना, सोवियत का आक्रमण होता है, तो ये सारा पर्यटन उद्योग खत्म हो जाता है, और तालिबान के आने से तो और भी ज्यादा खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से तालिबान का शासन आता है 1996 में, और 1996 में आपका गृह युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो गृह युद्ध कब से कब तक चला? 1989 से 1996 तक चला। 89 से 1996 में चला, और इसका परिणाम क्या निकला कि तालिबान का शासन स्थापित होता है, और 2001 में तालिबान खत्म हो जाता है, ठीक है ना। 2001 में तालिबान का शासन खत्म हो जाता है। तो 2001 में ऐसा क्या हुआ? 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, ठीक है ना। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हम मेनली इस पूरे अफगान संकट के दौरान 3 सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, जब सोवियत ने आक्रमण किया, उसको हमने कर लिया। फिर जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध चला, उसको हमने देख लिया। अब आता है अमेरिका का हस्तक्षेप, यानी कि अमेरिका ने किस तरह से आपके अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, किस तरह से अमेरिका की दखलंदाजी की वजह से सारी की सारी, ठीक है ना, किस तरह से अमेरिका की दखलंदाजी की वजह से सारी की सारी व्यवस्था, सारा का सारा शासन आपका अफगानिस्तान का प्रभावित हुआ, वो अब आपको जानने को मिलेगा। और इससे आपको एक बात और पता लगेगी कि अमेरिका किस तरह से पूरे विश्व में अपना वर्चस्व जमा रहा है, पूरे विश्व में अपनी किस तरह से दादागिरी कर रहा है। ओके, तालिबान के उखड़ते पांव। 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका ने अलकायदा को बताया। अब आगे कहानी क्या चलती है? आगे कहानी ये है कि 1998 में 1996 में तालिबान आ चुका है, ठीक है ना। और आपने ये भी पढ़ा है कि 1988 के दौरान अलकायदा अस्तित्व में आ चुका था। अलकायदा ने पहले किसको समर्थन दिया? मुजाहिदीन को समर्थन दिया, ठीक है ना। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान सारे के सारे मुस्लिम संगठन एक तरह से एक हो चुके थे। तो अलकायदा ने किसको समर्थन दिया था? मुजाहिदीन को समर्थन दिया था, ठीक है ना। लेकिन जब तालिबान का शासन आता है, तो तालिबान अलकायदा को समर्थन देता है, यानी कि एक तरह से तालिबान अपने शासन के दौरान अलकायदा संगठन को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है ना, उसको एक तरह से सहायता प्रदान करता है। तो 1988 में क्या होता है? 1988 में केन्या एक देश है, तंजानिया भी एक तरह से देश है। तो केन्या और तंजानिया में जो अमेरिकी दूतावास है, यानी कि अमेरिका की एम्बेसरीज हैं, ठीक है ना। एम्बेसी यानी कि अमेरिका ने जो अपने दूतावास वहां पे स्थापित कर रखे हैं। दूतावास आप सभी को पता होगा कि मान लीजिए भारत का और अमेरिका का संबंध है,
तो अमेरिका वाले भारत में अपनी एम्बेसी स्थापित करेंगे और भारत वाले अमेरिका में अपनी एम्बेसी स्थापित करेंगे, ताकि विदेशी संबंध एक दूसरे के बन सके, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अमेरिका में भारतीय लोगों की एक तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध का मामला लें, तो जिस तरह से यूक्रेन पर आक्रमण हुआ और यूक्रेन में जो भारतीय छात्र रह रहे थे, यानी कि जो इंडिया से लोग गए हुए थे, तो जैसे ही उन्हें कोई मुश्किल लगी तो इंडियंस ने किसकी तरफ अपना ध्यान दिया, इंडियंस ने किस तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया। अगर हम रूस और यूक्रेन युद्ध का एग्जांपल लें, तो यूक्रेन में भारत की एम्बेसी है, यानी कि भारत का दूतावास है, ठीक है ना। तो जैसे ही यूक्रेन पर आक्रमण हुआ और भारतीय छात्र जो यूक्रेन में रह रहे थे, ठीक है ना, जो इंडियंस लोग यूक्रेन में रह रहे थे, तो इंडियंस ने मदद के लिए किसकी ओर देखा, तो उन्होंने मदद के लिए भारतीय दूतावास की तरफ देखा, यानी कि वो एक तरह से ऑफिशियल्स जो होते हैं, आईएफएस के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, यानी कि भारत क्या करता है, अलग अलग देशों में अपनी एम्बेसी स्थापित करता है, अपने दूतावास स्थापित करता है। वहां पे क्या है, वहां पे भारत के अधिकारी रहते हैं, ठीक है ना। भारत के अधिकारी वहां पे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत को दर्शाते हैं, और जिस जिस देश में भारत के दूतावास है, तो कहने का मतलब भारत का उन देशों के साथ संबंध है, वहां पे भारत के लोग भी रह रहे हैं। भारत के लोगों को अगर उन देशों में कोई समस्या आती है तो वो इंडियन एम्बेसी की तरफ देखते हैं, भारतीय दूतावास की तरफ देखते हैं। तो इसी तरह से दूसरे देशों के भी दूसरे अलग अलग देशों में दूतावास है, हर एक देश के एक दूसरे देश में दूतावास स्थापित किए गए हैं। तो इसी तरह से केन्या और तंजानिया में अमेरिका के दूतावास थे। तो 1998 में क्या होता है, केन्या और तंजानिया के इन दूतावासों पर हमला कर दिया जाता है, और वो हमला कौन करता है, वो हमला करता है अलकायदा। अमेरिका कहता है कि 1998 में जो तंजानिया और केन्या पर, ठीक है ना, दोनों देश हैं, वहां पे अमेरिका के दूतावास है, और उन दोनों दूतावास पर जो हमला हुआ है वो किसने किया, वो अलकायदा संगठन ने किया है, ठीक है ना। तो अमेरिका के, मान लीजिए अमेरिका के ऊपर ही एक तरह से हमला माना जाएगा, अमेरिका के दूतावासों पर हमला होने का मतलब कि वहां पे अमेरिका के ऑफिसर्स रह रहे थे, अमेरिका के अधिकारी रह रहे थे, तो उनके ऊपर हमला होना, एक तरह से अमेरिका के ऊपर हमला होना, तो अमेरिका इससे एक तरह से बिल्कुल क्रोधित हो जाता है। और जो आपका अल कायदा है, अल कायदा को संरक्षण किसने दे रखा है, मदद किसने दे रखी है, तालिबान ने दे रखी है। तो सीधी सी बात है, अमेरिका और तालिबान के बीच में दुश्मनी होनी जायज थी, ठीक है ना। फिर आगे क्या होता है, तालिबान ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला अजाइज। फिर क्या होता है, तालिबान ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजाम, यहाँ पे अजाए लिखा गया, आजाम कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब्दुल्ला आजाम जो कि अलकायदा आतंकी संगठन के संस्थापक थे, ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजाम, ठीक है ना। इनको एक तरह से संरक्षण प्रदान करता है, वही बात मैंने आपको बताई। ओके, 1998 में हमला हुआ, अमेरिका की नजर में अलकायदा आ गया, अलकायदा को मदद कौन दे रहा है, तालिबान दे रहा है, तो अमेरिका और तालिबान की सीधी दुश्मनी बननी शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद वार अगेंस्ट टेरर, यानी कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के अंग के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, जिसमें अल कायदा और अफगानिस्तान में तालिबान शासन को निशाना बनाया गया। अब ये 9/11 का हमला हमारा एक तरह से अलग से टॉपिक आता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा 3rd चैप्टर में आता है, ठीक है ना। 3rd चैप्टर में 9/11 का हमला आता है, 9/11 का हमला आता है। और ये आप एक तरह से इसको 2nd चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अगर हम सीबीएसई का सिलेबस देखें तो सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार एक टॉपिक और ऐड हुआ है, यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व के नाम से। तो उसमें हमें इस हमले को भी पढ़ना है, 9/11 के हमले को, तो उसके लिए एक अलग लेक्चर आएगा। मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूँ 9/11 का हमला क्या था। 9/11 का हमला एक तरह से अमेरिका पर हमला हुआ था, और इस हमले में क्या किया गया था, अमेरिका की 4 बिल्डिंग्स को एक तरह से 4 बिल्डिंग्स पर हमला किया गया था। अल कायदा ने ये हमला किया था। अल कायदा ने क्या किया, जो अमेरिका के जहाज थे उन पर कब्जा कर लिया, और फिर उन जहाजों को अमेरिका की 4 बिल्डिंग्स के साथ क्रैश करवा दिया, और अमेरिका की 4 बिल्डिंग्स पर हमला हो गया। जो ये बिल्डिंग्स थी वो एक तरह से ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, ठीक है ना, अमेरिका के महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स थी। वहां पे एक तरह से हमला हो जाता है अमेरिका में। अब अमेरिका को इससे गुस्सा आता है, तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ने एक तरह से वार अगेंस्ट टेरर, ठीक है ना, वार अगेंस्ट टेरर अपनी एक मुहिम चला रखी थी। वार अगेंस्ट टेरर का उद्देश्य ये था कि विश्व में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ठीक है ना, विश्व में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उसका सफाया करना है। तो जब 9/11 का हमला होता है, 9/11 का हमला इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमला हुआ था ये 9वें महीने में हुआ था, और 11 तारीख को हुआ था। 9वां महीना यानी कि सितंबर, और 11 यानी कि 11 सितंबर को जो ये हमला हुआ था।
उसके विरुद्ध में जो वार अगेंस्ट टेरर अमेरिका ने चला रखी थी, एक मुहिम चला रखी थी, जिसके अंतर्गत जहां पे भी अमेरिका को आतंकवादी दिखते वहां पे उनको गिरा देता, वहां पे उन आतंकवादी संगठनों को अमेरिका मार देता। ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमें एक तरह से अमेरिका का वर्चस्व पता लगता है कि किस तरह से 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका पर अलकायदा ने हमला किया तो इसके जवाब में अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया। मुहिम तो चला रखी थी, एक मुहिम तो चला रखी थी कि वार अगेंस्ट टेरर, पूरे विश्व में से क्या करना है, टेरर को यानी कि डर को, जो आतंकवादी संगठनों ने जो ये डर कायम कर रखा है इसको खत्म करना है। लेकिन जब अमेरिका पर हमला होता है तो वार अगेंस्ट टेरर जो ये मुहिम चला रखी थी उसके अंतर्गत एक ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम यानी कि एक ऑपरेशन चलाया जाता है। एंड्यूरिंग यानी कि मांग करने के लिए, हासिल करने के लिए, फ्रीडम यानी कि इन आतंकवादी संगठनों से आजादी, फ्रीडम को हासिल करने के लिए अमेरिका एक ऑपरेशन चलाता है। ये ऑपरेशन का एक कूट नाम है, एक कोड नाम दिया जाता है। ठीक है ना, एक कोड नाम दिया जाता है कोई भी ऑपरेशन चलाया जाता है। इस ऑपरेशन का मकसद केवल और केवल इतना था कि अफगानिस्तान में जो अल कायदा है और जो तालिबान है उसको खत्म करना है। ठीक है ना, अमेरिका का मकसद, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का मकसद क्या था, एक तरह से कोड नाम है, कोई भी नाम दे लीजिए आप। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का मतलब क्या था कि तालिबान को और अलकायदा को मिटाना है, क्योंकि अमेरिका की नजर में ये दोनों क्या थे, ये दोनों आतंकवादी थे। ठीक है ना, तालिबान भी और अलकायदा भी अमेरिका की नजर में आतंकवादी थे, क्योंकि इन्होंने खुद अमेरिका के ऊपर हमला किया अलकायदा ने, और अलकायदा को संरक्षण दिया अमेरिका ने। पहले तो 1998 में दूतावासों पर हमला किया था और फिर अब 9/11 में पूरे डायरेक्ट ही अमेरिका पर हमला कर दिया। तो इससे अमेरिका बौखला गया और अमेरिका ने अलकायदा को और आपके तालिबान को भगाने के लिए, उखाड़ने के लिए अपना ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च कर दिया। ठीक है ना, इसको आप चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी आएगी, क्योंकि हमें इसको चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ना है। क्लियर यहाँ तक। अमेरिका ने अक्टूबर 2001 को नाटो की सेना अफगानिस्तान में भेज दी। अब यहां से फिर आगे अमेरिका का हस्तक्षेप शुरू होता है कि अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने नाटो की सेना, आप सभी को बताया नाटो संगठन किस लिए बनाया गया था, नाटो संगठन बनाया गया था 1954 में, कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला होता है तो जितने भी देश नाटो में शामिल है सभी अपनी सेना भेज देंगे, यानी कि सभी देश उसके खिलाफ, जिसने हमला किया है उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो अमेरिका के ऊपर हमला हुआ तो जितने बाकी दूसरे सदस्य थे नाटो के, पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर जो सदस्य थे, और 2001 तक तो बहुत सारे पूर्वी यूरोप के भी देश आ चुके थे नाटो में, क्योंकि सोवियत संघ तो खत्म हो चुका था। जो पूर्वी यूरोप के देश आपके सोवियत संघ के अंकुश में थे वो अब अमेरिका की तरफ आ चुके थे। तो एक तरह से पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका, इनकी सेना कहां जाती है, अफगानिस्तान में जाती है 2001 अक्टूबर के महीने में। क्लियर यहां तक। दिसंबर 2001 में तालिबान की सरकार गिर जाती है। 2001 में हामिद करजी को राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो देखिए अमेरिका ने केवल और केवल अक्टूबर और नवंबर में लग के दिसंबर में तालिबान का सफाया कर दिया। तो दिसंबर 2001 में तालिबान का अंत हो जाता है, तालिबान की सरकार गिर जाती है। और कौन राष्ट्रपति बनता है 2001 में, अमेरिका की कठपुतली सरकार बनती है, हामिद करजी राष्ट्रपति बनते हैं। अब आप सभी को ध्यान रखना है कि 2001 से दोबारा से, ठीक है ना, 2001 से दोबारा से अमेरिका में पूंजीवाद का 2001 से दोबारा से अफगानिस्तान में पूंजीवाद का उदय होता है, पूंजीवाद दोबारा से शुरू हो जाता है। पहले दाऊद खान के वक्त में था, फिर सोवियत का इन्वेजन आ गया, साम्यवादी सरकार आ गई, फिर गृह युद्ध छिड़ा, ये सारे मुस्लिम के शरिया कानून को लागू करना चाहते थे, तालिबान ने शरिया कानून को सख्ताई से लागू किया। फिर 2001 में जब तालिबान गिर जाता है तो अमेरिका के हिसाब से जो सरकार बनती है हामिद करजी की, तो दोबारा से वहां पे अफगानिस्तान में आधुनिकीकरण के प्रयास होते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को लाया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको अमेरिका का वर्चस्व और अमेरिका की शक्ति पता लग रही है कि 2 महीने में ही सारी की सारी सेना तालिबान की खत्म कर दी। जो तालिबान मुजाहिदीन को हरा के शासन कर रहा था, उन मुजाहिदीन को हराने वाले तालिबान को अमेरिका ने हरा दिया केवल और केवल 2 महीनों में, और वहां पे अपनी सरकार कायम कर दी। ठीक है ना, तो इस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करता है। फिर उसके बाद आपका इसी अमेरिकी हस्तक्षेप के अंतर्गत एक टॉपिक है ISAF यानी कि 2001 से 2014 जो थी, और ऑपरेशन रिजोल्यूट हेल्प 2015 से 2021। ठीक है ना, अब आप सभी को देखिए तालिबान, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि चीज क्या है। तालिबान एक संगठन है जो पूरी तरह से मुस्लिम शरिया कानून लागू करना चाहता है। ठीक है ना, वो पूरी तरह से अफगानिस्तान को वहां पे अपनी सत्ता कायम करना चाहता है और अफगानिस्तान को एक मुस्लिम राज्य घोषित
करना चाहता है और वहाँ पे वो दूसरे लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करना चाहता है। अमेरिका के साथ इसकी हमेशा से क्या होती आई है, गड़बड़ी होती आई है। अमेरिका इसका हमेशा से दुश्मन रहा है। 2001 में अमेरिका ने तालिबान को खत्म कर दिया था, ठीक है ना। और फिर 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान को खत्म कर दिया तो 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका की कठपुतली सरकार बनती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखिएगा तालिबान खत्म नहीं होता। अभी आपको पता है कि आज के वक्त में 2022 के वक्त में जब ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज के वक्त में तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में। तो तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं होता, तालिबान की बस सरकार गिरती है। तो आगे की कहानी किस तरह चलती है आगे आपको क्लियर होगा। अल-कायदा और तालिबान अभी भी सक्रिय थे, सरकार गिर गई, ठीक है ना, सत्ता में नहीं है, लेकिन संगठन अभी भी सक्रिय है। इसलिए अमेरिका ने वहां ISAF यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स को स्थापित किया ताकि अल कायदा और तालिबान को पूरी तरह से मिटाया जा सके। अब क्या होता है, अमेरिका जाता है आपके अफगानिस्तान में कहता है कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, तालिबान को हम उखाड़ दे रहे हैं और तालिबान की जगह हमने दिसंबर 2001 में क्या कर दिया, अपने हिसाब से वहां पे अपनी सरकार बिठा दी, हामिद करजी की सरकार बिठा दी। लेकिन अमेरिका ने देखा कि तालिबान और आपके अल कायदा तो अभी भी हमारे साथ लड़ाई करने को आतुर है, ये तो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, ये दोनों संगठन अभी भी सक्रिय है। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ताकि अफगानिस्तान में दोबारा से तालिबान सरकार ना आ सके तो 2001 में वहां पे ISAF यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, ठीक है ना, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के लिए, असिस्टेंस यानी कि सहायता प्रदान करने के लिए जो सेना वहां पे अमेरिका ने वहां पे अपनी लगाई थी। एक तरह से वहां पे अमेरिका ने कुल मिला के अपनी सेना वहां पे खड़ी कर दी, ठीक है ना। अमेरिका अकेली ने नहीं, पूरी नाटो की सेना अफगानिस्तान में कायम रही 2001 से, ठीक है ना। ISAF ओके स्थापित किया अल कायदा और तालिबान को पूरी तरह से ताकि मिटाया जा सके। सरकार गिर गई लेकिन अभी भी वो अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहे थे, तो अमेरिका ने वहां पे अपनी सेना बिल्कुल जमा ही दी, बिल्कुल सेना वहां पे अपनी खड़ी कर दी कि आओ अब तो बिल्कुल पूरा महायुद्ध लड़के ही रहेंगे, हम तुम्हें मिटा के ही रहेंगे। ISAF का वहां पे स्थापना कर दी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस और सैनिक हमारे अब यहाँ पे अफगानिस्तान में ही रहेंगे। ओके तो अफगानिस्तान में रह के तालिबान और अलकायदा को खत्म करेंगे। उसके बाद तालिबान अभी भी अमेरिका के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। 2001 में पाकिस्तान में लादिन को मार दिया गया, ठीक है ना। लादिन आप सभी को पता है अल कायदा का जो संस्थापक था, अभी हमने पढ़ा है कि ओसामा बिन लादिन को तालिबान ने संरक्षण प्रदान किया था। तो 2011 में क्या होता है, 2011 में ओसामा बिन लादिन पाकिस्तान में मार दिया जाता है, ठीक है ना। ओसामा बिन लादिन मार दिया जाता है 2011 में पाकिस्तान में। और 2013 में मोहम्मद उमर, ठीक है ना, ओसामा बिन लादिन अल कायदा का प्रमुख, ओसामा बिन लादिन अल कायदा का क्या था, अल कायदा का संस्थापक भी था और अल कायदा का अभी तक प्रमुख भी था। तो 2011 में उसको मार दिया। जब आपका राजा ही मर गया, जब आपका लीडर ही मर गया, तो वो एक तरह से हम उसको खत्म ही मानेंगे संगठन को। तो अल कायदा का जो लीडर था उसको 2011 में मार दिया। और 2013 में मोहम्मद उमर कौन था, मोहम्मद उमर तालिबान का लीडर था। ओके तो मोहम्मद उमर को 2013 में मार दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। ओके फिर उसके बाद अमेरिका नहीं मारता, 2013 में मोहम्मद उमर की अपने आप मृत्यु होती है बीमारी की वजह से। ओके तो इसका मतलब अमेरिका ने सोचा कि आपके तालिबान का भी लीडर गया, तालिबान का लीडर भी मर गया मोहम्मद उमर, और आपके अल कायदा का लीडर भी हमने मार दिया। 2011 में पाकिस्तान में लादिन को मार दिया, 2013 में उमर अपने आप बीमारी के चलते मर गया। ओके तालिबान और अल कायदा के प्रमुखों की मौत के पश्चात ये दोनों संगठन सक्रिय रहे, ठीक है ना। प्रमुख मर गए, लीडर मर गए, लेकिन संगठन अभी है। तो इसी तरह से 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो सोवियत संघ की कठपुतली सरकार यानी कि मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार भी गिर जाती है 1991 में। यानी कि अब पूरी तरह से अफगानिस्तान में से कम्युनिज्म का नामो निशान मिट चुका है, साम्यवाद का पूरी तरह से नामो निशान मिट चुका है। अब मुजाहिदीन को मौका मिलेगा, ठीक है ना, अब मुजाहिदीन को मौका मिलेगा जो इतने सालों से, ठीक है ना, इतने सालों से युद्ध लड़ रहे थे कि कैसे हमारी सरकार बने, हम किस तरह से जिहाद की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। तो इस तरह से वो 1991 में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1991 में मुजाहिदीन अपनी सरकार बना लेते हैं, बुरहुद्दीन रखवानी राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है ना। पहले मोहम्मद नजीबुल्लाह थे, अब बुरहुद्दीन रखवानी राष्ट्रपति बन जाते हैं। परंतु मुजाहिदीन
जो शुरुआत में धर्म की रक्षा के लिए आए थे और अलग अलग समुदाय से संबंधित थे। अभी हमने पढ़ा ना कि अफगानिस्तान में 4 अलग अलग तरह के समुदाय रहते हैं, ठीक है ना। और फिर उनमें से जो आपके मुजाहिदीन थे वो लड़ाके आए, ठीक है ना, वो लड़ने आए। 4 समुदाय में से ही आपके मुजाहिदीन आए थे, ठीक है ना। मुजाहिदीन एक तरह से लड़ाके थे जो धर्म की रक्षा करने आए थे, सिर्फ और सिर्फ साम्यवाद को खत्म करना चाहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी को हटाना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ उनका ये मकसद था, उनका मकसद था धर्म की रक्षा करना। और वो अलग अलग समुदाय से संबंधित थे। 4 मेन समुदाय हमने पढ़े, और छोटे छोटे और भी अलग अलग तरह के समुदाय होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग समुदाय से वो संबंधित है। आप सभी को पता है कि कोई ग्रामीण परिवेश का था तो कोई शहरी परिवेश का था, तो यानी कि सभी अलग अलग थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो 1991 में जैसे ही वो अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन उनमें क्या होते हैं, उनमें विविधता होती है, एक तरह से उनमें भिन्नता होती है, सभी के अलग अलग विचार होते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, वो खुद को अलग अलग भागों में विभाजित पाते हैं। कहने का मतलब कि मुजाहिदीन जो पहले इकट्ठे होकर लड़ रहे थे, लेकिन जब टाइम आता है अपनी सरकार बनाने का, तो वो सत्ता भी था। तो 2011 में उसको मार दिया। जब आपका राजा ही मर गया, जब आपका लीडर ही मर गया, तो वो एक तरह से हम उसको खत्म ही मानेंगे संगठन को। तो अलकायदा का जो लीडर था उसको 2011 में मार दिया। और 2013 में मोहम्मद उमर कौन था? मोहम्मद उमर तालिबान का लीडर था। ओके, तो मोहम्मद उमर को 2013 में मार दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। ओके, फिर उसके बाद अमेरिका नहीं मारता, 2013 में मोहम्मद उमर की अपने आप मृत्यु होती है बीमारी की वजह से। ओके, तो इसका मतलब अमेरिका ने सोचा कि आपके तालिबान का भी लीडर गया, तालिबान का लीडर भी मर गया मोहम्मद उमर, और आपके अलकायदा का लीडर भी हमने मार दिया 2011 में, पाकिस्तान में लादेन को मार दिया। 2013 में उमर अपने आप बीमारी के चलते मर गया। ओके, तालिबान और अल कायदा के प्रमुखों की मौत के पश्चात ये दोनों संगठन सक्रिय रहे, ठीक है ना। प्रमुख मर गए, लीडर मर गए, लेकिन संगठन अभी भी सक्रिय है। तो ISAF 2001 में जो बिठाई गई थी, 2014 तक वहां पे रहती है, ठीक है ना। क्योंकि 2 प्रमुख लीडर्स को मारना ही ISAF का क्या था, मेन मकसद था कि किस तरह से इन दोनों संगठनों के प्रमुखों को मार दिया जाए। 2013 तक दोनों संगठनों के प्रमुख मर चुके थे। तो ISAF यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स जो रहती है वो 2014 तक वहां पे कायम रहती है। फिर उसके बाद एक नया ऑपरेशन शुरू किया जाता है 2015 से ही, अगले ही साल एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है 2015 से, ऑपरेशन रिजोल्यूट हेल्प। रिजोल्यूट यानी कि बिल्कुल पुख्ता हेल्प किसको देनी है? अफगानिस्तान की सरकार को देनी है, ठीक है ना। अभी तक देखिए 2001 आया, 2001 में तालिबान गिर गया। तालिबान गिरने के बाद अफगानिस्तान में किसकी सरकार है? अफगानिस्तान में एक तरह से अमेरिका की कठपुतली की सरकार है। तो 2001 से 2014 तक जब तक अमेरिका की वहां पे सेना रहेगी, किसकी सरकार रहेगी? अमेरिका की कठपुतली सरकार अफगानिस्तान में रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कर दिया, प्रमुखों को मार दिया, लेकिन संगठन अभी भी सक्रिय है। तो अभी भी अमेरिका नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही अमेरिका जाएगा तो जो तालिबान है वो सरकार को गिरा देगा, फिर दोबारा से वहां पे अपनी सरकार बना लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ताकि अफगानिस्तान में अमेरिका के समर्थन की सरकार कायम रहे, अमेरिका की कठपुतली सरकार कायम रहे, इसलिए दोबारा से एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में 2015 में, जिसका नाम था ऑपरेशन रिजोल्यूट हेल्प। यानी कि हम अफगानिस्तान की सरकार को एक तरह से पुख्ता हेल्प दे रहे हैं। जो ये तालिबान और अल कायदा अभी भी सक्रिय हैं, इनको जब तक हम मिटा नहीं लेते तब तक हम अपनी सेना यहीं पर रखेंगे, तब तक ताकि ये तालिबान दोबारा से सरकार को ना गिरा दे, ताकि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कायम रहे, ठीक है ना। ताकि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कायम रहे, हम यहाँ पे ऑपरेशन रिजोल्यूट हेल्प चला रहे हैं ताकि अफगानिस्तान की सरकार को मदद मिलती रहे। हम अपनी सेना यहीं पर रखेंगे 2014 के बाद भी, जब दोनों लीडर मर जाते हैं, ठीक है ना। तो 2015 से आपका ऑपरेशन रिजोल्यूट हेल्प शुरू होता है। 2014 में यहाँ पे फिर से मिस प्रिंटिंग है, आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। 2014 में US और नाटो की सेना की कुछ टुकड़ियों को वापस बुलाया गया, ठीक है ना। 2014 में जब आपका ISAF खत्म हो जाता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स का जो मामला था वो खत्म हो जाता है, तो उसको कुछ टुकड़ियों को वापस बुलाया गया। लेकिन 14,000 US के सैनिक और 17,000 नाटो के सैनिक अफगानिस्तान में रहे, ताकि अफगानिस्तान की सरकार को तालिबान के विरुद्ध लड़ने में मदद करने के लिए वो वहां पर हाजिर रहे, ठीक है ना। इसको ऑपरेशन रिजोल्यूट हेल्प कहा गया, जो 2021 तक चला। ओके, तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि कुछ टुकड़ियों को वापस बुला लिया गया 2014 में, जब आपके जो दो लीडर्स थे वो मारे गए, तालिबान और अल कायदा के। लेकिन फिर भी 14,000 तो US के और 17,000 नाटो के,
यानी कि 14,000 अमेरिका के और 17,000 नाटो के वहां पे सैनिक रहे। क्यों रहे? ताकि अफगानिस्तान की सरकार गिरने ना पाए, तालिबान दोबारा से अपना शासन ना बना पाए, और इसको हमने ऑपरेशन रिजोल्यूट हेल्प कहा, जो 2021 तक चला। ठीक है ना। इस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने 3 ऑपरेशन चलाए। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, अब इसके बारे में वैसे हमने डिस्कस नहीं किया, ये आपका चैप्टर नंबर 3 में आता है, क्लिंटन के दौर के नाम से जो टॉपिक है उसमें ये आता है। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच जो 1998 में तंजानिया और केन्या में अमेरिकी दूतावासों पर जो हमला किया गया था, उसके विरोध में भी अलकायदा के विरोध अमेरिका ने क्या किया था, ऑपरेशन चलाया था, जिसको ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच कहा गया था। ठीक है ना। तो अमेरिका ने तभी से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसको हम चैप्टर नंबर 3 में ही डिस्कस करेंगे। वैसे आपको नाम याद होने चाहिए कि 3 ऑपरेशन अमेरिका ने चलाए थे। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं 2001 से 2014, और फिर ऑपरेशन रिजोल्यूट हेल्प 2015 से 2021, और आपका ISAF था। ठीक है ना। वो ISAF किसके अंतर्गत ही लॉन्च किया गया था? वो आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के ही अंदर था 2001 से 2014। फिर ऑपरेशन रिजोल्यूट हेल्प 2015 से 2021। 2015 में अशरफ घानी राष्ट्रपति बनते हैं। ऑपरेशन रिजोल्यूट हेल्प जैसे ही शुरू होता है तो नए राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, अशरफ घानी। आपने आज से 1-2 साल पहले इनका नाम सुना होगा जब तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा रहा था। 2015 में अशरफ घानी राष्ट्रपति बनते हैं, और आज के वक्त जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2022 अगस्त में, तो वो रह रहे हैं आपके सऊदी अरब में। ठीक है ना। वो अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि आज दोबारा से तालिबान का शासन आ चुका है अफगानिस्तान में। तो अशरफ घानी अफगानिस्तान को छोड़ के सऊदी अरब में रह रहे हैं। ठीक है ना। अमेरिका के आने से और तालिबान शासन के अंत के बाद से ही सारी पाबंदियों को हटा दिया गया था और अफगानिस्तान में आधुनिकीकरण के प्रयास हो रहे थे। वही बात, अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था अफगानिस्तान में लागू की गई थी, आधुनिकीकरण के प्रयास हो रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार वगैरह सारा सिस्टम अमेरिका की तर्ज पर किया जा रहा था। तालिबान ने जो पाबंदियां लगाई थी उनको सारी को हटा दिया गया था, शरिया कानून को हटा दिया गया था, सारा सिस्टम जिस तरह से दाऊद खान का था एक तरीके से वैसे ही दोबारा से लाया गया था। 2020 तक तालिबान और अफगान सरकार 2020 तक तालिबान और अफगान सरकार जिसकी अमेरिका सहायता कर रहा था के बीच में जंग जारी थी। यानी कि तालिबान तो विरोध कर ही रहा था अभी तक कि हमारी सरकार होनी चाहिए, तालिबान सत्ता में आना चाहता था। ठीक है ना। लेकिन अमेरिका उसको आने नहीं दे रहा था। तो अमेरिका के बीच में और तालिबान के बीच में एक तरह से 2020 तक ये जंग जारी रहती है। ठीक है ना। लेकिन फिर एक नया ट्विस्ट आता है, तालिबान वापिस आ जाता है 2022 में। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है, तालिबान वापस आ जाता है 2021 में। क्या होता है कि अमेरिका की जनता ने अमेरिका की सरकार पर संपूर्ण सेना वापस बुलाने के लिए दबाव डाला, क्योंकि अफगानिस्तान में रह रही सेना के ऊपर अत्यधिक खर्च हो रहा था और अफगान सरकार के लिए अमेरिकी सैनिक जान गंवा रहे थे। अब देखिए, जैसे सोवियत संघ के साथ हुआ था ना कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपनी सेना भेज दी, जिसकी वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था ही खत्म हो गई। ऐसा ही सेम काम अमेरिका के साथ हो चुका था कि अमेरिका वहां पे अपनी सेना रखे हुए था अफगानिस्तान में। ठीक है ना। सारा खर्चा पानी अमेरिका की तरफ से जा रहा था, और अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान की सरकार के लिए अपनी जानें गंवा रहे थे। तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आप सभी को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया था कि तालिबान से अपनी सेना और अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं, आप उसके लिए अफगानिस्तान की सरकार के लिए अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो जो अमेरिका के लोग थे उन्होंने इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपनी सरकार से कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सारी सेना को वापस बुला ले, क्योंकि हमारे देश के जवान मर रहे हैं, हमारा पैसा अफगानिस्तान में लग रहा है, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें क्या फायदा हो रहा है बस कि वहां पे हमारी सरकार कायम है, हमारे हिसाब से सरकार चलती है, तालिबान को हटा के हम क्या करेंगे, वो तो इतने सालों से लगातार युद्ध लड़ ही रहा है। तो इस तरह से लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि अमेरिका की सेना को वापस बुला लिया जाए, पूरी सेना को। 2014 के बाद आधी सेना को तो वापस बुला ही लिया गया था, लेकिन अब लोग कह रहे थे कि पूरी सेना को वापस बुला लिया जाए, अब हमें अफगानिस्तान में और ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी। तो फिर क्या होता है, इसलिए 29 फरवरी 2020, ठीक है ना, 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता होता है, जिसे ढोहा समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि एक अफगानिस्तान में जगह है ढोहा। ठीक है ना। ढोहा नाम से अफगानिस्तान में एक जगह है, तो वहां पे ये समझौता और शांति समझौता 29 फरवरी 2020 यानी कि 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के बीच में ये ढोहा समझौता होता है।
इससे अमेरिका को अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस बुलानी थी, और अगर जो आपका तालिबान है वो शांति कायम रखे तो इसमें क्या कहा गया था कि 29 फरवरी 2020 को ये समझौता होता है। अमेरिका ने कहा कि तालिबान जी बहुत हुआ युद्ध वुद्ध, हम क्या है, हम आपके साथ शांति समझौता कर रहे हैं, यानी कि हम आपसे कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में शांति बरकरार रखो, ज्यादा युद्ध वुद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान में शांति रखोगे, अगर आप अफगानिस्तान में शांति रखोगे तो हम अपनी सेना को वापस बुला लेंगे, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो बस अफगानिस्तान की भलाई चाहिए, आप शांति कायम रखिए और हम अपनी सेना को वापस ले जा रहे हैं। कारण क्या था? कारण यही था कि अमेरिका के लोग सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि वापस बुलाओ हमारी सेना को, ठीक है ना। अमेरिका ने एक तरह से कह दिया कि तालिबान शांति स्थापित रखना, हम अपनी सेना को वापस ले जा रहे हैं। डोहे समझौते के अंतर्गत, यानी कि शांति समझौता तालिबान और अमेरिका के बीच में हुआ, ठीक है ना। कहने के लिए शांति समझौता था, जैसे ही अमेरिका की सेना वापस जाती है, जो आपका तालिबान है वो हिंसा शुरू कर देता है और फिर दोबारा से आपके अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में ये सारा काम हुआ था, ये समझौता हुआ था। फिर जब आपके जो बाइडेन आते हैं, अमेरिका के आजकल जो राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने इसी समझौते को बरकरार रखा और समझौते का पालन करते हुए उन्होंने मई 2021 में अमेरिका ने क्या कर ली, अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया मई 2021 में। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे अब अमेरिका की सेना चली गई। अब आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान की सरकार के तो पास कुछ ताकत ही नहीं है, वो सरकार इसलिए टिकी हुई है कि वहां पे अमेरिका की सेना है। लेकिन जैसे ही अमेरिका की सेना जाएगी, तालिबान युद्ध लड़ना शुरू कर देगा, तालिबान सरकार को गिरा देगा जो अफगानिस्तान में सरकार है। तो धीरे धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अंत में 15 अगस्त 2021 को, ठीक है ना, देखिए कैसा इंसिडेंस बनता है। 15 अगस्त जब भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है, उसी दिन 15 अगस्त 2021 को जो आपका तालिबान है वो काबुल पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। काबुल पर कब्जा करना यानी कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना, अफगानिस्तान की राजधानी ही हाथ में आ गई। तो 15 अगस्त 2021 को जो तालिबान है वो दोबारा से काबुल पर कब्जा कर लेता है और इसके साथ ही अफगानिस्तान में दोबारा से तालिबान शासन की शुरुआत होती है। 2021 से 15 अगस्त 2021 से तालिबान शासन दोबारा से अफगानिस्तान में शुरू हो जाता है। तालिबान शासन में फिर से शरिया कानून को लागू कर दिया जाता है, महिलाओं से अधिकार छीन लिए जाते हैं। आपने खूब अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स पर देखा होगा, ठीक है ना। आज से एक हफ्ते पहले भी अफगानिस्तान में तालिबान की इसी तरह से न्यूज आई हुई थी। एक महिला ने पत्र लिखा है कि किस तरह से यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है ना। तालिबान कितना आप कह सकते हैं कि कितना इंटेलिजेंट है, उसने कह दिया कि यहाँ पे हम महिलाओं के अधिकार नहीं छीन रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम महिलाओं को परमिशन दे रहे हैं कि वो कॉलेजेस में पढ़ सके, वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके। उन्होंने यूनिवर्सिटीज के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए। लेकिन क्या कह दिया कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो स्कूल नहीं जा पाएंगी। अब आप यही सोचिए कि जिसने स्कूलिंग नहीं की, जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक नहीं पढ़ा, वो यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगा। तो तालिबान ने यही एक तरीके की चाल रची है कि स्कूल तो बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए और कह दिया कि महिलाएं यूनिवर्सिटीज में आ सकती है, ठीक है ना। तो आगे की जो जनरेशन है वो तो यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अब स्कूल तो रहे नहीं, स्कूल में तो महिलाएं जा नहीं सकती, तो यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगी आगे। तो इस तरह से तालिबान ने महिलाओं के अधिकार छीन लिए, ठीक है ना। से महिलाओं से सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को दबाया गया। बड़ी मात्रा में अफगानी लोग अन्य देशों में शरणार्थी बने, ठीक है ना। अब आप सभी को पता है कि आपका तालिबान शरिया कानून को मानता है, ठीक है ना, और अफगानिस्तान को एक मुस्लिम राज्य घोषित करके रखता है। तो जैसे ही तालिबान का शासन दोबारा आता है 2021 में, तो जो दूसरे धर्मों के लोग थे, ठीक है ना, जो दूसरे धर्मों के लोग थे, उनके अधिकारों को भी कुचला गया। और जो अफगानी लोग थे, जो अफगान के लोग थे, वो तालिबान का शासन आते ही भागने लगे, ठीक है ना। वो देश छोड़ के भागने लगे, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, एरोप्लेन में भर के वो दूसरे देश जाने लगे। बहुत सारे अफगानी लोग अमेरिका में चले गए, ठीक है ना। पिछली साल जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान पर लागू हुआ था, ठीक है ना, तो उस वक्त एक खबर आई थी कि लोगों में इतनी भगदड़ मच गई कि जब जहाज जा रहा था, ठीक है ना, तो एक व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं था, ठीक है ना ही वीजा था, तो वो जहाज में तो बैठ नहीं सका, हवाई जहाज में नहीं बैठ सका। तो उसने क्या किया, वो जहाज के पीछे लटक गया, ठीक है ना। लोग इतने ज्यादा डर गए हैं तालिबान से कि वो जहाज के पीछे लटक गया। अब आप सभी को पता है कि जहाज के पीछे लटकेगा तो मरना तो तय ही है उसका, ठीक है ना। तो इस
प्रकार से इतना ज़्यादा भय है तालिबान का अफ़गानिस्तान में, आप देख सकते हैं कि लोग तालिबान के हाथों नहीं मरना चाहते, ठीक है ना? इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि जब तालिबान ने काबुल पर हमला किया था, तो वो व्यक्ति अपने एरोप्लेन के पीछे ही लटक गया था। जैसे आपने आजकल बसों में, जैसे आप अपने आसपास देखते हैं ना कि किस तरह से जो लोग हैं वो बसों के पीछे चढ़ जाते हैं, ठीक है ना? अंदर तो बैठते नहीं, ऊपर बसों की छत पे बैठ जाते हैं, तो वो एरोप्लेन की छत पर बैठ गया इस तरह से। तो पिछले साल ये खबर आई थी जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन दोबारा से कामिल हुआ था। तो इस प्रकार से जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन दोबारा से तो जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन दोबारा से आया था, तो इस प्रकार से जो अलग-अलग समुदाय के लोग थे, जो अफगानी लोग थे, वो दूसरे देशों में शरणार्थी बने। बहुत से लोग आसपास के देशों में चले गए बॉर्डर पार करके। कुछ लोग जो थे वो अमेरिका वगैरह में चले गए जहाज़ों में भर-भर के, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा था। आप पिछले साल के न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे या फिर न्यूज़ चैनल्स पर वीडियोज़ वगैरह भी देखेंगे तो आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? आपको समझ में आएगा कि किस तरह से तालिबान का भय लोगों के बीच में बैठ चुका है। जब तालिबान का शासन लागू हुआ था तो सड़कों पर लोगों की लाशें बिछा दी गई थी तालिबान द्वारा, ठीक है ना? जो भी विरोध करता उसकी लाशें बिछा दी जाती। तो इस प्रकार से आगे है, इस प्रकार से अफगानिस्तान की राजनीति हमेशा से अस्थायी रही है और देश अनेक सालों से गृह युद्ध में उलझा हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका जो अफगानिस्तान संकट है वो खत्म हो जाता है। हमने शुरुआत से लेकर आज तक की राजनीति जानी है अफगानिस्तान में कि किस तरह से पहले सोवियत संघ ने आक्रमण किया, ठीक है ना? और फिर सोवियत संघ के आक्रमण के बाद वहाँ पे खुद गृह युद्ध छिड़ गया। मुजाहिदीन और आपके कौन लड़ रहे थे? आपके तालिबान लड़ रहे थे, ठीक है ना? फिर तालिबान का शासन आया, फिर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, फिर अमेरिका ने तालिबान के पाँव उखाड़ दिए और फिर जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर गया, तालिबान का शासन वापस से लागू हो गया। तो इस प्रकार से आज के वक्त में भी जो तालिबान है वो अफगानिस्तान पर शासन कर रहा है। तो इस तरह से हमने हमारा ये पूरा अफगानिस्तान का टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जितना भी टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है इसके आपको नोट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी छोटी-मोटी इसमें गलतियाँ थी वो सारी करेक्ट करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ओके, तो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो एडिशनल टॉपिक ऐड हुए हैं उसकी भी हम धीरे-धीरे लेक्चर्स लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना? तो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।